गुड मॉर्निंग मालिक, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप बोलो मालिक। ओके, जैसे भी है, अपनी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से इट आउट, डजंट मैटर, बट द डिस्कशन कम इज ओके नाउ वी आर इन टू द कॉम। आवाज ज्यादा आ रहा है ना, कान फट जाएगा। एक मिनट बोल, बस एक मिनट, पीछे से बोला ना वो प्रेम, आवाज कम करना थोड़ा सा, आवाज कम कर। नहीं तो मेरा बहुत चिल्लाने का है तो इधर, नहीं तो चेकिंग करना पड़ेगा। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। हेलो हेलो हेलो, तोड़ मालिक तोड़, अरे कम कर वे। हेलो 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 हेलो, ओके ओके, हेलो हेलो, अबे आवाज रखना। ओके, अबे ये तो कम ही हो गया बे। हेलो हेलो, थोड़ा सा ओके। ऑनलाइन बंडल लोग एक बार आवाज कंफर्म कर लो, आपको आ रही है क्या आवाज? ओके, तुमको नहीं आ रही है? ओ हेलो 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 हेलो, बड़ा ठीक है। ओके मालिक, सो बेसिकली दिस इज with respect to your comprehensive revision for the law for which attempt? December 23? No 2024 attempt भाई। लेकिन भाई अपना पेपर कब है भाई? जनवरी में। ओके, इट इज ऑन 2 जैन, तो दिसंबर आपका अकाउंट्स हो जाएगा, उसके बाद तो अपन जनवरी में ही मिलेंगे मालिक। So basically this comprehensive revision is all together about two things. One is December 23 attempt बोलो या Jan 24 attempt बोलो, okay, whatever, ये context के लिए रहेगा, जिसमें law का portion is combined with one more syllabus that is called BCK, BCR, BCK नहीं BCR, BCK थोड़ा प्रशांत सर का attachment, okay, तो BCR इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट। मैं आपको ये बता दूं कि डेफिनेटली अपन जब बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन की, ओके, अगेन कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप डिफरेंट पार्ट में देखोगे। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, जस्ट मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूं। ओके, जब रेगुलर में अपन बात करते हैं तो रेगुलर में अपन ने डिटेल्ड डिस्कशन किया, एक एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एनालाइज किया, ओके, और एक सर कॉन्सेप्ट आएगा जो लास्ट डे रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट होएगा, जहां पर एक दिन में, एक 8 घंटे में अपना पूरा लॉ खत्म हो जाएगा, 8-9 घंटे में, दैट इज रिवीजन। ओके, दैट इज कंप्लीटली अ रिवीजन। ओके, ये उसका बीच का कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज ओनली टेकिंग टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन। यानी एग्जांपल अगर अपन बात करें, आपने एक 100% पढ़ना, उसके बाद उसी 100% को थोड़ा सा कम टाइम में पढ़ना, और उसी 100% को एकदम कम टाइम में पढ़ना, दैट इज योर लास्ट फेज। तो लास्ट फेज के लिए जब अपन नोट्स की बात करते हैं, दैट इज अगेन योर समरी नोट्स। सर अपन कॉम्प्रिहेंसिव में अपन कौन से नोट्स रिफर करने चाहिए? अगेन योर मेन बुक ओनली, क्योंकि यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव में राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग। ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके, ये सारे स्ट्रक्चर में अपन बहुत डिटेल्ड में, सारा स्ट्रक्चर में सारा लॉ कवर करेंगे। यानी यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा सिर्फ अपन खाली हेड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हेड पॉइंट का रिविजन कर रहे हैं। दैट इज नॉट अ केस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो कॉम्प्रिहेंसिव में सर हम लोग बेस क्या लेंगे? ओके, रेदर देन मैं टेक्स्ट बुक की जगह अपन बेस्ट ऑप्शन मैंने रखा हुआ है कि मॉड्यूल को ही बेस ले लेने का। ओके, मॉड्यूल को ही अपन यूज करेंगे एज ए कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन में। अब कोई मॉड्यूल यूज करना चाहता है या कोई अपनी बुक अपन ने डिस्कस की है वो यूज करना चाहता है, इट्स अगेन योर चॉइस। ओके, बट बिकॉज आई विल बी कवरिंग ए कंप्लीट लॉ हियर, ओके, विच कंप्राइजेज ऑफ योर 5 चैप्टर्स। ओके, अगर मैं चैप्टर्स बोलता हूं, 5 चैप्टर्स कौन से हैं? ओके, या 5 एक्ट आपके लिए अलग अलग है, वो कौन से है? पहला है आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा आपके लिए आएगा सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तीसरा आपके लिए आएगा पार्टनरशिप एक्ट, चौथा आपके लिए आएगा LLP, एंड पांचवा आपके लिए आएगा कंपनीज एक्ट। ये 5 पार्ट अपन डिटेल्ड में, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव में यहां पर कवर करने वाले हैं। ओके सर, हमको क्या करना है? ओके, 2 एलिमेंट यहां पर अप्रोक्सीमेटली मेरे को जो नंबर ऑफ लेक्चर लगने वाले हैं वो अप्रोक्सीमेटली 18 लेक्चर लगेंगे, कहीं ना कहीं 18 से 20 लेक्चर का टारगेट है मेरा, 18 to 20। आज अपन बीच में आ गए बिकॉज अपन ने थोड़ा सा गैप दे दिया प्रशांत सर को 1 आध दिन का। ओके, जैसे ही अपन पॉइंट करें स्ट्रक्चर वाइज, पर आपका स्लॉट लॉ का और इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स बोलो, BCK बोलो या लॉ बोलो, ओके, आपका स्लॉट यही है 12 से लेकर
1:30 बजे तक का। तो इकोनॉमिक्स है, कभी लॉ है, ओके ये डिस्कशन है। शेड्यूल अगर एक बार स्ट्रक्चर फाइनल हो जाता है उसके बाद आपको अपडेट रहेगा, लेकिन अपना लॉ का लॉजिक यही रहेगा, अप्रोक्सीमेटली अपने लिए 18 लेक्चर्स और 18-20 लेक्चर के बीच में काम खत्म होगा, जिसमें आपके सारे के सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ओके। और साथ में जब मैं बोल रहा हूँ चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ये अप्रोक्सीमेटली अपने को 15 दिन के कॉन्सेप्ट में लगेंगे, यानी ये सारे चैप्टर्स कवर करने के लिए अपने को 15 लेक्चर्स और 1.5 घंटे के लगेंगे, ओके। और इसके बाद एक 5 लेक्चर अपन स्पेंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन बैंक, जहां पर अपन क्वेश्चन बैंक का जो डिस्कशन है वो वाला 5 लेक्चर्स में अपन पूरा कवर कर लेंगे, जहां पर सारे क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग आरटीपीज, इंक्लूडिंग योर मॉड्यूल आरटीपी, सारा क्वेश्चन बैंक अपन को कवर करना है, और जिसमें अपन को आंसर कैसे लिखना है वापस वो लिखने का प्रैक्टिस वाला पॉइंट अपन उसके साथ में कवर कर लेंगे मालिक। सर सबसे पहले ओके क्या मुझे सर क्या हमने पढ़ा नहीं, हमने रेगुलर बैच की, रेगुलर बैच में जैसे चलते रहा वैसे ही पढ़ते गए, उसके बाद अपन ने देखा नहीं है कोई कंटेंट, हमने कोई रिवीजन नहीं किया हुआ है, तो अभी की पोजीशन में क्या मुझे कुछ रेडी करके रखना चाहिए, क्या मैं कुछ पढ़ के आना चाहिए? कुछ भी मत करके, बस सुबह 1.5 घंटा बैठ, जो मैंने आपको बताया 1.5 घंटा बैठने का, 1.5 घंटा कंटेंट पढ़ने का, 1.5 घंटा तोड़ करने का, और ये अटेम्प्ट को आखिरी बना के ओके अगले अटेम्प्ट में इंटर में आने का। बस ये पॉइंट है कि आपको मैं समझा दूं ओके इसकी ये सब्जेक्ट में अगर मुझे 60 लाना है तो मैं आपको एक चीज क्लियर वार्निंग बता दूं, ये 60 खाली लॉ नहीं दिला पाएगा, तो आपको इंग्लिश का साथ में ध्यान रखना पड़ेगा मालिक, ओके इंग्लिश का साथ में ध्यान रखना पड़ेगा मालिक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी है, ओके। हाउ टू राइट द आंसर, ओके द स्ट्रक्चर एक कॉमन क्वेश्चन होता है लॉ में, हाउ टू राइट द आंसर। एक आंसर का अपन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बना देंगे अपन, ओके आंसर का फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट स्ट्रक्चर कैसे रखने का है, क्या रखने का है, मैं ये सारा सब बताऊंगा उसमें, और हर एक चैप्टर का जब क्वेश्चन बैंक जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं उसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इस पैराग्राफ में से इतना कंटेंट उठाओ, फिर ये कंटेंट लिखो, फिर आपका कंक्लूजन लिखो। यूजुअली ओके यूजुअली अपना पैटर्न एक कॉमन रखने का, जिसमें 3 पार्ट में आंसर डिवाइड करने का, जिसको अपन बोलते हैं प्रोविजन, उसके बाद आता है फैक्ट, और उसके बाद आता है कंक्लूजन, ओके। फैक्ट पे 3 पार्ट में डिवाइड करने का आंसर। 3 पार्ट कौन से होते हैं मालिक? बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग मैं जस्ट ये बता देता हूं, 3 पार्ट में आंसर डिवाइड करने का कोई भी, पहला पॉइंट हो जाता है आपके लिए प्रोविजन, दूसरा पॉइंट आता है फैक्ट, और तीसरा पॉइंट आता है कंक्लूजन। इसके ऊपर आपका चिंता का विषय नहीं है सर, क्यों? क्योंकि ये आपको सीधा क्वेश्चन से उठाने का है। सर ये दुनिया में जो भी बैठे हुए सबको आंसर हाँ या ना में आ ही जाएगा, कंक्लूजन में किसी की चिंता का विषय नहीं रहेगा, क्योंकि कंक्लूजन क्या करना है क्या नहीं करना है यही आएगा, बस खाली फर्क ये होगा ओके जिसने अगर बाई चांस अभी तक पढ़ा हुआ है, कंटेंट गलती से गया है, इतने दिन में अपनी पढ़ाई हुई थी, गलती से उसने बुक घर पे जाके खोली हो या देखा हो ओके या व्हाटएवर ओके, क्योंकि ये बैच कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है जिसमें ऐसा भी हो सकता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो। सर व्हाट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? एक ऐसा अकाउंट जो बार बार वापस रिकर हो रहा है, ओके और वापस बोल रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा शर्माने वाली बात या कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मेरा लॉजिक एकदम सिंपल है, ओके अपने को भी अटेम्प्ट लगे थे, ओके अटेम्प्ट लगने के बाद आगे बढ़े थे, अटेम्प्ट लगने के बाद की कहानी का मतलब ये पॉइंट है, बस इतना है कि अगर पिछले अटेम्प्ट लगा होगा अपने को फाउंडेशन का या ये वाला पॉइंट, तो अगला अटेम्प्ट वापस ना लगे, तो वो बेवकूफी नहीं करनी चाहिए जो अपने पिछले अटेम्प्ट में की, और जो पहली बार अटेम्प्ट देने वाले है समझा ना मालिक, वो किसी और से सीख के समझना चाहिए कि अगली बार अटेम्प्ट क्यों नहीं लगना चाहिए, तो लॉजिक वही रहेगा, बाकी और कुछ नहीं रहेगा। और भाई एक क्लियर कट याद रखना, तो ये 3 पार्ट में से आपकी जो मेहनत करनी है ना वो सिर्फ और सिर्फ पहले पार्ट पे आप करते रहिए, पहले पार्ट में आपका मेहनत रखिए ओके। अगर पहले पार्ट में मेहनत रख ली, मां कसम तोड़ में बोल रहा हूं, फिर आपको ये पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी ओके। आप मेरा रिवाइज करो, अपने कॉम्प्रिहेंसिव बैच खत्म हो जाएगी, पूरा रिवाइज करो, उसके बाद आप ओके तोड़ रिवीजन वाले कॉन्सेप्ट में करो, जिसमें 8 घंटे का जितनी बार चाहिए उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं मालिक, पर मैं आपको बता रहा हूं ये पॉइंट में कभी दिक्कत ही नहीं है, ये पॉइंट वैसे ही खत्म हो जाएगा। बस प्रॉब्लम किधर आएगी मालूम है क्या? प्रोविजन में। और प्रोविजन में क्यों प्रॉब्लम आएगी मालूम है क्या? कंक्लूजन आपको शायद, मैं एक एग्जांपल लेता हूं क्योंकि वैसे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली बात करें ओके, एक एग्जांपल लेता हूं, सबको ये समझ में आ जाएगा वॉइड है या वॉइडेबल है, एग्जांपल बोल रहा हूं, जनरली ये सबको समझ में आ जाएगा, वॉइड है सर कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल है कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन है वॉइड है वॉइडेबल है, वॉइड करना काफी है, वॉइडेबल करना काफी है, लेकिन उसके बाद आंसर और कितना आगे बढ़ाना है ये मैटर भी करेगा। एग्जांपल सवाल ये पूछा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या वॉइडेबल है ओके ये बताओ, इतना ही लिख के चुप होने गए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइड होने की वजह से वो जो भी हुआ रहेगा वो वापस देना पड़ेगा ओके, जो बेनिफिट्स मिले होंगे वो वापस करने होंगे, एडिशनल ज्ञान मत छेपो, जितना आपने एडिशनल देखो ये चीज याद रख लेना, जितना अपन पॉइंट बता रहे हैं,
जितना अपने को समझाना है उतना ही आपको समझाना है, एडिशनल समझाना नहीं है। यानी कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। देखो कम तो होने का सवाल नहीं उठेगा अगर आपने ये मेरे को 30 घंटे और अच्छे से दे दिए। डेफिनेटली आपने अपना रेगुलर का काम किया होगा, वो अभी मैं डिस्कशन में ला ही नहीं रहा हूं। मैं बोला इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वन। अगर आप यहां पर मेरे को टोटल 30 आवर्स 30 जो घंटे दोगे आप मेरे को अच्छे से दीजिए, शिद्दत से दीजिए, ओके। और उसके बाद मैं आपको एक कुछ कंडीशन बताऊंगा। देखो 30 घंटे खत्म होने के बाद सीधा एग्जाम में जाओगे, सिक्सर मारोगे, ऐसा नहीं होगा। ये 30 घंटे मेरे साथ दोगे, दिवाली आएगी, फटाके बजाओगे, ओके, बॉम्ब फूटेगा, उसके बाद वापस क्रिसमस आएगा, ओके। सेंटा क्लॉज जाएगा किधर, तो फिर सेंटा क्लॉज जाने के बाद तेरे हाथ में, ओके, हैप्पी न्यू ईयर आएगा। और हैप्पी न्यू ईयर के अगले दिन, ओके, तू लिखेगा इज देयर ए कॉन्ट्रैक्ट और नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तू समझा कितनी नदियों को पार करना है तेरे को। पॉइंट ये है, ये 30 घंटे कर दिए, अब मैं बहुत बेहतरीन हो गया, अब मेरे को इसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ओके। कोई भी ये इंटरप्रिटेशन में जाएगा नहीं। 30 घंटे खत्म किए, कॉन्सेप्चुअली तोड़ हुआ, अपने को आंसर लिखना तोड़ हुआ, उसके बाद रिवीजन कंप्लीटली नेसेसरी है ताकि अपने एफर्ट्स कम लगे आगे। मैं बस आपको बता रहा हूं, ओके। अपना 2 तारीख को पेपर है ना, तो भाई साहब, ओके, मेरे को बताओ उस दिन खाली लॉ पढ़ना है या लॉ और इंग्लिश पढ़ना है, ओके। और तुम्हारी टाइम जो लगना चाहिए ना वो इंग्लिश में लगने दो, लॉ में मत लगने दो भाई। मेरा काम उधर का लॉ का टाइम बचाना और ये लिख के काम खत्म करना, इसके ऊपर अपन मेहनत करेंगे मालिक, ओके। तो तुम्हारे 5 एक्ट में से शुरुआत अपन करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ओके। अपन सीक्वेंशियली चले जाएंगे, ओके। जैसा अपना पहला पॉइंट है, पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चले जाएंगे, उसके बाद सोगा चले जाएंगे, उसके बाद आपका पार्टनरशिप हो जाएगा, एलएलपी हो जाएगा, कंपनीज एक्ट हो जाएगा। सर कुछ मैं लिखने के इसमें कैसे करूं, मतलब मैं कुछ लिखते वक्त मैं कुछ आपके साथ में नोट्स बनाऊं या कुछ बनाऊं, ओके, वो तुम्हारी चॉइस है। मेरा कोई कंपल्शन कभी रहेगा ही नहीं कॉम्प्रिहेंसिव बैच में। रीजन सिंपल है, क्योंकि यहां पर मेरा मेन काम होगा आपको समझाना। सर फिर लिखना कब होगा, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखने बोलूंगा, उस टाइम पे अपन लिखने के ऊपर बात करेंगे। उधर मैं आपको ही लिखने बोलूंगा, ओके। मैं लिखने के साथ में असिस्ट करूंगा कि कैसे कैसे कीवर्ड्स को क्या क्या रखना है, ओके। तो शुरुआत करते हुए ज्यादा और वापस मैं बोल रहा हूं, ओके। सर हाउ टू राइट आंसर वो तो बता ही रहा, सर सारे सेक्शन ही कैसे याद रखूं, सारे क्वेश्चन पहले पूछ लो, तुम बताओ मेरे को क्या करना है, मैं वैसे करता। अरे सब कुछ होएगा। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूं, ओके। अगर सारे सेक्शन भी याद रहेंगे, सेक्शन नंबर भी याद रहेंगे, बस पॉइंट ये है कि वो सब करने के लिए थोड़ा टाइम मेरे को देना पड़ेगा। देखो स्टार्टिंग में पहले 1 घंटे के अंदर मैं तेरे को, हाँ भाई साहब ये हो गया सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, खत्म। ऐसा थोड़ा ना होता है यार। और आपने पहले रेगुलर में एफर्ट्स किए हैं तो वो एफर्ट्स का काम आने वाला, आगे नहीं किया है तो आपको अभी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। सर मैंने अगर रेगुलर में बहुत मेहनत की है तो अभी ज्यादा हेडेक करूं क्या, अबे करना फिर। सर फिर तो 2 बार मेहनत हो गई मेरी लाइफ में। अभी जाने दे, मेरे को एक शब्द बोलना था पर बोल नहीं पाऊंगा मैं, ओके। सर 2 बार मेहनत, अरे 2 बार क्या, तीसरी बार करनी पड़ेगी, चौथी बार करनी पड़ेगी, ताकि वापस मेरे को जून में ना करनी पड़े। अगर आपने इधर मेहनत नहीं की तो भाई साहब वापस यार ये रहेगा ना यार। एंड मैं आपको बता रहा हूं, हाँ देखो अटेम्प्ट लगे भी नहीं लगने चाहिए, ऐसा मैं डिस्कशन करते नहीं कभी। सर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, आपकी क्या राय है, गया तेल लेने, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए उसके कोई, अरे मेरे को लगे हुए मेरे लाइफ में आइटम, ओके। अरे साला इधर आइटम लगते हैं, लाइफ में हर जगह आइटम लगते हुए। पॉइंट ये है फाउंडेशन में नहीं लगना चाहिए, ओके। फाउंडेशन में नहीं लगना चाहिए तो सर इंटर में लगना चाहिए, उधर भी नहीं लगना चाहिए, तो सर फिर फाइनल में काय के लगना चाहिए, सब लगना, खत्म। सीन एकदम सिंपल है, फाउंडेशन को क्लियर करो। फाउंडेशन क्लियर करने के लिए एक तरीका एकदम क्लियर है, 60 मार्क्स का लॉ है, ओके। एंश्योर करो आप मेजर पोर्शन तगड़े से कवर कर रहे हो। और जब मैं मेजर पोर्शन बोल रहा हूं मतलब 60 में से अपने को टारगेट ये करना है कि 45 के ऊपर, 50 के रेंज तक, 45 के रेंज के ऊपर अपने को लॉ में से निकलना चाहिए, ओके। सर 55 नहीं आ सकता है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं फिर क्लास के बाद की मेहनत लगेगी भाई। अगर आप बोल रहे हो सर मेरा 30 घंटा इधर अटेंड करते हो, उसके बाद मेरे 10 घंटे का रिवीजन अटेंड करते हो, और रिवीजन वो बार बार जब मैं कर रहा हूं तब मेरे साथ रह रहे हो, मेरी गारंटी 40-45 मैं आगे बंद करके बिठा दूंगा तेरे को। लॉ में बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश का बोल के नहीं बोल रहा हूं, ओके।
पर उसके बाद अगर आपको और थोड़े से एफर्ट करने हैं तो ये है लॉ में से अपन ज्यादा निकाल नहीं सकते हैं, बस थोड़े थोड़े से एफर्ट्स आपको घर पे चालू करने पड़ेंगे। ओके तो आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सर मैं लिखूं करूं आपकी चॉइस है। ड्यूरिंग द कोर्स आप मॉड्यूल आपके पास रखिए, मॉड्यूल रही गुड इनफ, नहीं रही तो भी गुड इनफ, पर सुनते रहिए और इंटरेक्ट करते रहिए। आप जितना इंटरेक्ट करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। सर आंसर को याद रखने के लिए, रटने के लिए वो भी कार्यक्रम क्लोज हो जाएगा ना, मैं आपको बता भी रहा हूं। ओके सर अभी अपन ने मॉड्यूल पढ़ ली, ये 2 महीने में जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच चल रहा है, ये 45 डेज 50 डेज चलने वाला है। दिवाली के बाद वापस अपन अपनी पढ़ाई को लगेंगे, तब वापस मॉड्यूल का टाइम पास नहीं करने का। फिर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट, एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब रिवीजन नोट दूंगा, टीआरबी बोलते हैं जिसको अपन, तोड़ रिवीजन बुक। ओके तभी आपको आ जाएगी उस टाइम पे, सिर्फ उसमें से पढ़ने का, खाली नोट्स में से। ओके पॉइंटर्स पढ़ने के, और पॉइंटर्स से वापस डिटेल में जब कुछ चीज याद नहीं आई तो वापस इसमें आने का। ओके और एनीवे इसकी और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एनीवे यूट्यूब पे फ्री रहेगा फुल टाइम। तो इसके लिए मतलब अभी आपको ये, अगर बाई चांस कोई कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल भी नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब से कॉन्सेप्ट के लिए। ओके पर याद रखना वापस पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच देख के देखो, कितनी बार भी देख सकते हैं, लेकिन कितनी बार भी देखने के लिए यही बैच देखना बेवकूफी है। एक बार देख लिया काम खत्म हो गया, इसके बाद है ना सिर्फ और सिर्फ कौन सी बैच पे ध्यान देने का, रिवीजन, रिवीजन लास्ट डे रिवीजन, एलडीआर बोलता मैं उसको, क्या बोलता, एलडीआर, वही लेक्चर देखने का। सर वो लेक्चर कहां पर है, ओके जाएगा ना यूट्यूब पे, अपन करेंगे ना साथ में, पहले वाला भी पड़ा हुआ है, अभी भी नया आपके साथ, जिस दिन ये खत्म होगा उसके बाद अपन वो एक दिन में करेंगे। बस थोड़ा सा टेक्निकली उसको साउंड रखना। ओके इसके बैच खत्म होने के बाद आपको एफर्ट्स लगेंगे, वापस बैच खत्म होने के बाद वापस एफर्ट्स लगेंगे, और ये आपको एफर्ट्स कब तक करने हैं, एग्जाम तक। प्लीज मेक श्योर, ताकि अपना अगले बार कंपनी लॉ पढ़ सके डिटेल में। ओके पहले बात करते हैं सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका चैप्टर 1 है। ओके चैप्टर 1 की बात करें, बिफोर गोइंग ऑन बुक टेक्स्ट बुक, मैं आपको जस्ट एक स्ट्रक्चर जो आपको मालूम है, गुड इनफ नहीं मालूम है, ओके ध्यान दीजिए। चैप्टर 1 ओके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा। सर ये एक्ट जो बात कर रहा है, ये एक्ट वैसे काफी बड़ा है। ओके ये सेक्शन 1 से चालू हो जाता है, ओके और 225-30 सेक्शन तक जाता है। लेकिन ओके आपके फाउंडेशन के सिलेबस में जो करंटली दिसंबर 23 के लिए है, उस सिलेबस में आपका सेक्शन 1 से चालू होता है और कहां तक कवर है, 75 तक। सेक्शन 1 से 75 तक चालू होता है, और ये 1 से 75 आपके सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर में कवर है, 6, जिसको हम 6 यूनिट बोलते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। 6 यूनिट में से आपको सारे यूनिट, और इंक्लूडिंग जैसे अभी अब मैं ये खत्म होने के बाद जब सुगा चालू करेंगे, जब पार्टनरशिप एक्ट चालू करेंगे, उसमें भी अपने यूनिट्स रहेंगे। कोई भी बंदा ऐसा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि अपन जब रिवीजन में होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन में, ओके यू आर इनटू दैट कंटेंट ऑफ टेक्निक कि सर कुछ फिल्टर करना है क्या, कुछ छोड़ना है क्या, वो बताओ। छोड़ने का डिस्कशन करो ही मत, अगर छोड़ने का डिस्कशन है तो फिर अपन जो मार्क्स का सोच रहे हैं ना वो नहीं आएगा। और ये हैबिट चेंज कर दो कि कुछ छोड़ के चले जाते हैं और क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, सर ऐसा करना है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ना है क्या, छोड़ो, फिर वो अभी मत छोड़ो, लास्ट में 2-3 बार रिवीजन कर लिया उसके बाद वो इग्नोर करो। सर कुछ पॉइंट है, हाँ हो सकते हैं। ओके आपको एक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के यूनिट 4 के परफॉर्मेंस के कुछ सेक्शंस में बता सकता हूं, आप कंप्लीटली आप उसको डावाडोल कर सकते हो, लेकिन उसको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। पढ़ना है और उसके बाद एक बार 2 बार हो गया, उसके बाद फिर उस पर टाइम पास नहीं करना। टाइम पास नहीं करना मतलब मेन बुक में से टाइम पास नहीं करना है, फिर बाद में रिवीजन के हिसाब से जितना याद हो रहा है उतना याद रखने का मालिक। ओके तो अपना सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो जाता है वो आता है यूनिट 1। तो अपने लिए यहां पर कहीं पर भी आपको कोई भी, भारत माता की जय, ध्यान रख, कोई भी यहां पर ऐसा इंटरप्रिटेशन ना करे, ओ भारत माता की जय तोड़, कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन ना करे कि कोई भी यूनिट में से अभी अपन स्किप करने का है। ये कब करने का, लास्ट भी कौन सा, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच खत्म करने दो, उसके बाद रिवीजन करो। रिवीजन के बाद तुमको लग रहा है नहीं भाई वॉल्यूम लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा 2-3 चीजें याद रखने में डिफिकल्ट है, और वो स्किप कर सकते हैं अगर मैंने बोला तो तक करो आप। अब सीन आता है सर यूनिट 1। यूनिट 1 इज ऑल अबाउट अ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके यूनिट 1 इज ऑल अबाउट किसके लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके ये मैं कोई चैप्टर के नाम नहीं बता रहा, मैं बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूं जिससे आपको सेक्शंस और इंटरप्रिटेशंस और चीजें लिंक्ड होना चालू हो। मैं बोल रहा हूं मेरा एजम्पशन क्लियर है कि आप मैंने जैसे बताया आपने घर पे पढ़ाई नहीं की है। सर जिसने ऑलरेडी पढ़ लिया उसके लिए कोई टेंशन नहीं, रिवीजन करने का है तेरे को। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट चल ही रहा है।
तो पहला पॉइंट बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब जब मैं बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं, भारत माता की जय, कॉन्ट्रैक्ट में दो जन होने चाहिए। एक कौन होना चाहिए? प्रॉमिसर, और एक कौन होना चाहिए? प्रॉमिसी। एवरीबॉडी, प्रॉब्लम यही है एग्जाम में, जब प्रॉमिसर प्रॉमिसी आएगा और एक ऑफरर ऑफरी आएगा या ऑफरर एक्सेप्टर आएगा, इस टाइम पे कौन सा यूनिट एप्लीकेबल करना है या कौन सा चैप्टर एप्लीकेबल करना है, यह ध्यान रखना होगा। तो जब भी चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू करे, आप यूनिट 1 पे रहो, यूनिट 1 पे प्रॉमिसर प्रॉमिसी शब्द को इग्नोर करो। यूनिट 1 पे आपका जो शब्दों का प्रयोग होगा वो रहेगा ऑफरर ऑफरी, जिसने कुछ ऑफर दिया है, जिसने ऑफर एक्सेप्ट किया है। क्योंकि इधर दो शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, शायद जानकारी हो, एक होता है ऑफर और एक होता है एक्सेप्टेंस। तो यूजुअली आपका पहला पूरा स्ट्रक्चर ऑफर एक्सेप्टेंस की बात करेंगे मालिक। ओके सर, याद रखिए, अल्टीमेटली याद रखिए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले तू और मैं एग्री होने चाहिए। तू और मैं क्या होने चाहिए? और वो एग्री होता है, वो किस में लिखा होता है? एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। किस में लिखा होता है? एग्रीमेंट में। और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। तो आपको 2-3 शब्द क्या क्या बताया मैंने? पहला पॉइंट यह है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के पहले तू और मैं क्या होने चाहिए? एग्री। एग्री होते किसमें? एग्रीमेंट में। और एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है? जब वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है। तो व्हाट इज एन एग्रीमेंट? व्हाट इज एन एग्रीमेंट? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो इसके अंदर 2 पॉइंट का डिस्कशन आता है, एक होता है एग्रीमेंट और एक होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। भारत माता की जय। जो दोनों पॉइंट क्लियर मालिक? अब पॉइंट ये आता है मालिक, एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट के अंदर कौन होते हैं? ओके, सो एग्रीमेंट विल बी बिटवीन 2 पर्सन्स। ओके, और जब मैं 2 बोल रहा हूं तो मतलब 2 पकड़ने का नहीं, पर 2 पार्टीज होती है। पर्सन कैन बी मल्टीपल। सर ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। यस, ओके, रेसिप्रोकल प्रॉमिसर्स, ज्वाइंट प्रॉमिसर्स हो सकते हैं, ज्वाइंट प्रॉमिसी हो सकते हैं, तो मल्टीपल हो गए। पार्टीज कितनी होती है? 2, मिनिमम 2 होनी चाहिए, 2 का 3 भी हो सकता है। सर क्या 3 पार्टी हो सकती है? आंसर इज यस। देखेंगे यूनिट 2 कंसिडरेशन, इफ यू रिमेंबर, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज पर मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 2। अकेला एक पार्टी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं बनाएगा, तो 2 पार्टीज होनी चाहिए। अब ये 2 पार्टीज में नाम क्या रखोगे? एक पार्टी का नाम ऑफरर और दूसरी पार्टी का नाम ऑफरी। तो जो पार्टी ऑफरर है वो क्या देता है? ऑफर। और दूसरी पार्टी क्या करती है? ये दोनों मिले तो क्या बना? ऑफर ने ऑफर दिया और एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, ये दोनों मिले तो क्या बना? प्रॉमिस। आत्मा क्लियर? जब ये प्रॉमिस बना तो क्या ये एग्रीमेंट बना? एग्रीमेंट बना? पक्का? एग्रीमेंट बनने के लिए क्या चाहिए? खाली प्रॉमिस चाहिए क्या? नहीं, मल्टीपल चीजें और देखी अपन ने। सर क्या क्या चाहिए? पहला पॉइंट आराम से, मैं कुछ भी लिख नहीं रहा हूं और वापस है। सर क्या मैं चैप्टर चालू कर चुका हूं? कुछ भी नहीं, आप पूरा बैकग्राउंड एजेंडा समझ रहे हो। अगर आपको पूरा एक यूनिट को अपन को डिस्कशन करना है, ओके, एक यूनिट को, और मैं आपको वापस बता दूं मैं सिर्फ चैप्टर 1 पे हूं, तो आप बीच में सोगा घुसेड़ोगे नहीं, पार्टनरशिप एक्ट घुसेड़ोगे नहीं, ओके, कंपनीज एक्ट घुसेड़ोगे नहीं, एलएलपी घुसेड़ोगे नहीं, ये सबको बाजू में रखो। और जब भी एक्ट का डिस्कशन चालू करूंगा तो सबसे पहले उसके जितने भी यूनिट होंगे पहले मैं उसको सबको लिंक करूंगा, और वो सब लिंक, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा एक्सपेक्टेंसी सिर्फ ये है कि अपन फाउंडेशन के कॉम्प्रिहेंसिव बैच में, अपन रेगुलर बैच में नहीं है जिसमें मेरे को कुछ भी नहीं करना है। ओके, स्टार्ट ऐसे अपने हिसाब से, हाँ भाई पार्लियामेंट में ये एक्ट गया, फिर वो पार्लियामेंट में भाई प्रेसिडेंट ने साइन किया, ओके, ये सब ठीक है, अभी अपने को स्ट्रक्चर वाइज देखना है। तो भारत माता की जय, सब लोग मेरे साथ। सबसे पहले ओके, मैं वापस चालू कर रहा हूँ। ओके, और आज का एजेंडा, पहले लेक्चर का एजेंडा क्लियर रखो अभी, और ये जब भी चैप्टर का पहला लेक्चर चालू होगा उसका एजेंडा क्लियर रहेगा, 1 घंटे भर का, जो भी डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। अब कंपनी एक्ट में इतना बड़ा एजेंडा नहीं जाएगा, एलएलपी में इतना बड़ा एजेंडा नहीं जाएगा, लेकिन ये चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर और होगा ये बड़े है, तो अपना 1 घंटे का एजेंडा ये रहेगा। ये सारे चैप्टर के स्ट्रक्चर पूरा रेडी करो, ताकि जब चैप्टर चालू हो तो उसके इंडिविजुअल पॉइंट्स रेडी हो। तो सबसे पहला सिनेरियो यूनिट 1, ओ आत्मा, यूनिट 1 पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? यूनिट 1 में कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज होती है, पहला नाम एग्रीमेंट, और साथ में क्या होता है? एनफोर्सिएबल बाय लॉ।
एनफोर्सेबल बाय लॉ को बाद में देखते हैं। पहला पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होने के लिए मुझे दो बंदे चाहिए, और जब मैंने 2 पर्सन नहीं बोला, मैंने बोला 2 पार्टीज, तो शब्दों का प्रयोग समझ में आया। ओके, मैंने 2 पर्सन नहीं बोला, 2 पार्टी। कैन देयर बी नंबर ऑफ पर्सन मोर देन 2? कैन देयर बी जॉइंट प्रोमिसर्स ऑल्सो? ज्वाइन, अरे ए बी सी तीनों मिलके कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे डी के साथ में रे, तो पर्सन कैन बी मेनी, पार्टीज कैन बी 2 और मोर, बट मोर को अपन अभी नहीं इग्नोर कर रहे हैं, तो देयर शुड बी 2 पार्टीज। एक पार्टी का नाम प्रॉमिसर, प्रॉमिस इधर नहीं यूज करोगे, इधर नाम क्या यूज करोगे? ऑफरर, और तू कौन है? ऑफरी। तो एक पार्टी हुआ ऑफरर, एक पार्टी हुई ऑफरी। ऑफरर ने ऑफर दिया, ऑफरी ने एक्सेप्ट किया, और जब ये दोनों मिले क्या हुआ? ओके, प्रॉमिस बना। आत्मा क्लियर? ओके, ये प्रॉमिस बन गया। क्या ये एग्रीमेंट बन गया? नहीं, एग्रीमेंट खाली प्रॉमिस नहीं होता, एग्रीमेंट में हमें और बहुत सारी चीजें चाहिए। तो मेरा पहला पॉइंट है, एग्रीमेंट में मुझे और क्या चाहिए? 2 पार्टीज हो गई, प्रॉमिस हो गया, 2 पार्टीज मिलके प्रॉमिस बन चुका, लेकिन प्रॉमिस के अलावा क्या यहां पर कंसीडरेशन होना जरूरी है? 100% यस, एंड यू नीड टू, तुम्हें उस कंसीडरेशन की तरफ लेके जाएगा। ओके, मेरा क्वेश्चन है कंसीडरेशन क्यों जरूरी है? कंसीडरेशन क्यों जरूरी है? रीजन सिंपल है, जब कोई ऑफरर होता है और ऑफरी को ऑफर करता है, ओके, दोनों एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस देते हैं, वो प्रॉमिस एक कंसीडरेशन का पार्ट होता है, और अगर इसको बेस नहीं भी माने, बाकी दुनिया गई तेल लेने, एक सेक्शन 25 याद रखना। सेक्शन 25 बोलता है अगर कंसीडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो बात ही खत्म है। यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना जरूरी है? बात खत्म। तो यानी आपको दूसरा पॉइंट, यानी पार्टीज के साथ में आपको याद रखना होगा क्या होना जरूरी है? कंसीडरेशन। तो आत्मा मेरा वापस चाहिए, मैं किधर लिंक से किधर लिंक लेके गया हूं। पहला पॉइंट, क्या मेरे को एग्रीमेंट होना जरूरी है? क्या मुझे एनफोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है? अरे यार मैं इधर आ गया, क्या ये चूमी है, इधर लिखते हैं। ओके, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है, यस। फिर एग्रीमेंट को मैं तोड़ रहा हूं। एग्रीमेंट में 2 बंदे मैंने बताया, एक है ऑफरर एंड एक है ऑफरी। आत्मा क्लियर? ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बना? प्रॉमिस। क्या ये अकेला एग्रीमेंट बन गया? नहीं, प्रॉमिस के साथ क्या क्या जोड़ना है? पहला क्या जोड़ा आपने? कंसीडरेशन। ओके, कंसीडरेशन क्यों जोड़ा? मेरा क्वेश्चन है कंसीडरेशन क्यों जोड़ा। तो आप अगर कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है ना, कंसीडरेशन क्यों जोड़ा मैंने पूछा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सेक्शन 25। अगर कंसीडरेशन नहीं जोड़ता, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? कंसीडरेशन। भारत माता की जय, जेपा के मालिक। तो अगर मैंने तेरे को बोला वर्स्ट केस में तेरे को कुछ भी नहीं जाना है, तो मेरे को बता कंसीडरेशन कंपलसरी या नॉट कंपलसरी? कारण सेक्शन 25। वापस ये कंसीडरेशन कंपलसरी या नॉट कंपलसरी? कारण सेक्शन 25। भारत माता की जय, जेपा मालिक इधर तक। तो सेक्शन 25 की वजह से कंसीडरेशन चाहिए, इसीलिए कंसीडरेशन नहीं हुआ तो मां कसम एग्रीमेंट कैसे होगा? तो प्रॉमिसर ऑफरर ऑफरी हुआ, उसके साथ में क्या होना जरूरी है? कंसीडरेशन। ठीक है, उसके अलावा और कुछ होना जरूरी है मालिक? क्या होना जरूरी है? अगर आप बात करो, ऑब्जेक्ट को बाद में देखते हैं, ऑब्जेक्ट को बाद में देखते हैं, ऑब्जेक्ट को बाद में देखते हैं, और कुछ होना जरूरी है क्या? ओके, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, व्हाट इज मीनिंग कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट? अगर मैं बात करूं, ओके मेरे को मैं बात करूं तो मेरे को बताओ, कैन माइनर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट? नहीं है। ओके, अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। ये किसने बोला? सेक्शन ने। ज्ञान मन नहीं छिपने का, सेक्शन पे डालने का सब। अपन ने नहीं बोला, किसने बोला? सेक्शन ने। सर कौन से सेक्शन ने बोला? 11। डोंट वरी अबाउट ये सेक्शन, जिसको याद है नहीं याद है कोई टेंशन नहीं है, लास्ट में याद आना चाहिए सब। मैं वापस बोल रहा हूँ, कोई भी बंदा पंटर, ऑनलाइन वाले पंटर में से, इधर से पंटर में से, जो भी है, सिर्फ आप डिस्कशन में जा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, मैं लिंक कर रहा हूँ वो समझ रहे हो, और एजेंडा समझ रहे हो पूरा, उसके बाद फिर अपन कंटेंट में जाएंगे। ओके सर, क्या कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? यस। कितने प्रकार के लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? 3 प्रकार के लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते नहीं कर सकते, मैं उल्टा पूछ रहा हूं। कौन से प्रकार के लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? 3। पहला, वो बंदा कौन होना चाहिए? मेजर। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, उसके हिसाब से आंसर दे। कौन एंटर कर सकता है? मेजर, साउंड माइंड, एंड तीसरा पॉइंट, नॉट एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये 3 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। ओके, ये 3 लोग हैं सर। ये 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट जब एंटर करेंगे तब ही जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा।
यानी पॉइंट टू बी नोटेड, स्क्रीन पे देखिए। ओके सर, मैंने आपको प्रॉमिस दिया है, प्रॉमिस में क्या ऑफर और ऑफरी है क्या कंसिडरेशन है, लेकिन उसमें जो ऑफर है वो माइनर है। ओके समझ में आया? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? किसने बोला? 11 ने बोला। ओके ये जो ऑफर और ऑफरी है सर, ऑफर और ऑफरी है, इसमें से एक अनसाउंड माइंड का है। ओके कंसिडरेशन है। ऑफर ने ऑफर दिया है, ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन वो बंदा साउंड माइंड का नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नहीं। किसने बोला? 11 नहीं 12 ने। किसने बोला? 12 ने। अनसाउंड माइंड का 12। आत्मा क्लियर? एंड अगर कोई इंसॉल्वेंट है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंट की औकात ही नहीं खुद को संभालने की, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या संभाल लेगा? तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। किसने बोला? सेक्शन 11 कैपेसिटी वाला पॉइंट याद रहेगा मालिक? तो भाई साहब ओके ये सब चीजें कौन से चैप्टर में कवर होगी? ओके यूनिट 3 ओके जिसमें आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके तो यूनिट 3 में हम ये सेक्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके तो वापस आते हैं सर। पहला पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट भारत माता की जय। पहला पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? दो चीजों से बना है। कौन सी दो चीजों से? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो मैं एनफोर्सेबल बाय लॉ के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं पहले एग्रीमेंट पे करता हूं। एग्रीमेंट के लिए दो जन होने चाहिए। कौन दो जन? ऑफरर ऑफरी। ये दोनों जन ने हाँ कर दिया, क्या बन गया? प्रॉमिस। लेकिन अगर ये प्रॉमिस में कंसिडरेशन नहीं रहा, नहीं जा सकते। सेक्शन 25 बोलता ठीक है कंसिडरेशन ले लिया सर, कंसिडरेशन है, लेकिन अगर इसमें से कोई एक बंदा, एक भी पार्टी ओके कॉम्पिटेंट टू एंटर नहीं है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। किसने बोला? सेक्शन 11 एंड 12 ने। 11 एंड 12 ने। सेक्शन 11 एंड 12 ने। भारत माता की जय। सब लोग मेरे साथ? एवरीबडी आपके अंदर की जो भी चर्चा होगी, जो भी आग लगी होगी, सब बुझा दूंगा, टेंशन मत लो। ओके नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? ओके सर मैंने आपको दो चीज क्लियर कर दिया, और बार बार वही पूछोगे ना आप खुद टेंशन में रहोगे। ओके देखो अभी बचे तुम्हारे पास कितने महीने? 3 कैसे बचे? 3 कैसे बचे तुम्हारे पास? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिवाली क्या मेरा बापू फुलझड़ी जलाएगा? दिवाली में क्या तुम थोड़ा तो ब्रेक लोगे ना? तुम नहीं लोगे? मतलब उधर तुम्हारा भाई बहन वो बम फोड़ रहा है। अच्छा यूनिट 3 कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 सेज इफ द पर्सन इज ए माइनर ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। बम कॉन्ट्रैक्ट की लग जाएगी मां कसम। ये बम फूट रहा है, जाएगा तेरा यार। और कितना भी रहा तो क्या मतलब, उधर मम्मी पापा बुला रहे हैं और बोल रहे हैं, मतलब एक्चुअली कोई बॉम्ब नहीं फूट रहा होगा, बॉम्ब फूट जाएगा यार। मेरे को बता, तेरे पास कहां पर 3 महीने बचे? तेरे पास 2, मैं बता रहा हूं टेक्निकली बता रहा हूं, तुमको अगर समझ में आ रहा है तो 2 महीने तुम लिख के ले लो। ओके और इससे ज्यादा और आगे एग्जाम नहीं जाएगी, ये समझ लो। नहीं अगर किसी के इसमें नहीं सर जा एक काम करते, फिर तो अगला आइटम है ना रे। अगर इससे और आगे करना है तो फिर ये आगे नहीं जाएगा। बस आप ये समझो 2 महीने में आप पहला बैकग्राउंड क्लियर रखो। मैंने आपको ये क्लियर बोला है कि सर आपने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, आपने देखा भी नहीं होगा, हो सकता है कोई मतलब रेगुलर अपने पंडर रेगुलर वाले कोई बैठे नहीं होंगे, कुछ बैठा होगा ओके देखा तक नहीं होगा। सर घर पे जाके सिर्फ टवाल का कर रहे हैं, सब गया थे लेने। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, पास्ट इज पास्ट। अभी भी मौका तुम्हारे पास क्या है? मैंने क्या बोला? कितने घंटे? इधर के 30 घंटे, उसके बाद के 10 घंटे, और उसके बाद वो 10 घंटे को बार बार, वो 10 घंटे मतलब डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो कितनी बार पॉइंट है। अगर वो तुमने कर दिया, मेरा गारंटी ओके तोड़ निकल जाएगा भाई। ओके ये पॉइंट्स है, और उसमें एकदम एक्सेप्शनली मैं बोल रहा हूं, आप अगर बोल रहे हो कि लॉ की वजह से मेरे को एग्जामिशन आएगा, देखो मैं ये बोल रहा हूं खाली लॉ करके एग्जामिशन नहीं आएगा, ये मैं क्लियर कर देता हूं वापस। खाली लॉ करके अगर तुम बोल रहे हो मैं 60 मार्क का बहुत बेहतरीन लिखता हूं और इंग्लिश एक भी नहीं लिखता हूं, कोई टेंशन नहीं है, पास हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। पास के लिए कितना चाहिए अपने को? लेकिन इंग्लिश नहीं होएगा, पर वो जो टारगेट चाहिए ना फिर अपना टोटल का, वो लग जाएगी। और टेंशन नहीं है, देखो आपको सब जन सारे फैकल्टी आपको क्या बोलेंगे मेरे को बताओ? सारे फैकल्टी जब मैं बोल रहा हूँ, प्रशांत सर बोलेंगे, विनोद सर बोलेंगे, सुशील सर बोलेंगे, सब क्या बोलेंगे? भाई सब पेपर इजी आए, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। कोई ऐसा बोलेगा नहीं नहीं बहुत डिफिकल्ट है, खत्म है, मर गया तू इस पेपर में,
ऐसा मैं आगे तेरे मैं मर गया तू लो, मैं गया गया नहीं आने वाला तेरे को, पर भी ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। अरे प्रशांत सर ने जब चालू किया ये बोलेगा बहुत तोड़ेगा, इकोनॉमिक्स ले बीसी के लिए बहुत भारी करेगा प्रशांत, हाँ झेपा गया। विनोद सर ने बोला होगा भाई कंसिस्टेंट रहो, विनोद सर ने और कुछ नहीं बोला होगा, कंसिस्टेंट रहो, पूरा पूरा बहुत ये होएगा। विनोद सर ये बोला, सुशील सर ने बोला होगा सुशील ने ये बोला होगा भाई यार तुम बरोबर कर लो आराम से निकल जाएगा। मैं भी यही बोल रहा हूं। तो अगर सब जन यही बोल रहे हैं तो फिर है क्या पेपर में? ऐसा नहीं होता है। इसके बाद है ना वो आपका रोल है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है चैलेंजिंग। तो आपको ये समझना होगा, कोई भी आगे नहीं, मैं थोड़ा ना बोलने वाला गया तेरा तो लग गया तेरा, खत्म है नहीं, कंसीडरेशन तेरी जिंदगी में नहीं मिलने वाला, ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर सर आप क्या करना है? ओके आपको ये समझना है, आपने बैकग्राउंड में जैसे पढ़ा होगा, देखो फायदा खाली क्या होगा, अगर आपने पहले पढ़ लिया रिवाइज कर लिया तो फायदा ये होगा, ये और बेहतर करेगा। सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ठीक है डायरेक्टली पढ़ ले। और मैं आपको बता रहा हूँ ओके, अगर आप देखोगे ना 6 के 6 यूनिट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 6 यूनिट में से यूनिट 4 ही एक जो चर्चा का विषय है। ओके बाकी तो सब यूनिट में ऐसा जो सांप सीढ़ी खेलता वैसे खेल लेगा। ओके सोगा में भी अगर देखेगा ना ओके 3-4 यूनिट में से सिर्फ एक ही यूनिट है जो अपने को बहुत चैलेंजिंग रहेगा। ओके और वैसे ही पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप वैसे पांचट है सबसे, मतलब ऐसा चालू होगा ना कब वो है ये सर अभी तो चालू हुआ था हो ये पार्टनरशिप। क्यों? पार्टनरशिप में बहुत सारी चीजें लिखने वाला कंपल्शन नहीं है ना रे, पार्टनरशिप में बहुत सारी चीजें लिखित पे एम्फसाइज नहीं की गई है। ओके और कंपनी एक्ट का तो ओवरव्यू है, ठीक है वो अपना भाई रेगुलर का पॉइंट वो दोनों साथ में ही हो जाएगा अपना, मतलब उस एक अलग से, और फिर पार्टी अब सब सर पॉइंट ये है ओके जस्ट मेक श्योर यू आर इनटू दैट पर्टिकुलर कवरेज पूरा। तो सबसे पहला पॉइंट जब मैं बता रहा हूं ऑफरर हो गया, ऑफरी हो गया, आप खाली बस मेरे साथ स्ट्रक्चर वाइज यूनिट 3 में यूनिट 4 में आप जो मैं जा रहा हूं सीक्वेंस से वैसे जाते रहिए। ओके सर कंसीडरेशन नहीं मिला, कॉन्ट्रैक्ट गया, कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ओके यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे। तो कितने परसेंट को यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे? 3। कौन से 3? माइनर, अनसाउंड माइंड एंड ओके डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सेक्शन कौन सा यूज करोगे? 11 एंड 12, दो ही सेक्शन यूज करोगे 11 एंड 12। अच्छा कंसीडरेशन नो कंसेशन नो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 25, एवरीबॉडी क्लियर? वो यूनिट 2 में कवर करेंगे, यूनिट 2 में अपन वो सेक्शन को डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 सबसे पांचट है, सबसे मतलब फेवरेट भी, बहुत मजा भी आता है क्योंकि ये क्वेश्चन 100% मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके यूनिट 3 ओके इतना बड़ा यूनिट है कि शुरू कब होएगा खत्म कब होएगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन लॉजिकली आप उसको टुकड़ों में डाल दो। पहला टुकड़ा ये है कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे को बताओ माइनर है ओके एंटर नहीं कर सकता, लेकिन मेजर एंटर कर सकता है। अब मेरे बात करते हैं, दो पार्टी है, दोनों मेजर है, दोनों पार्टी का कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, दोनों पार्टी ने ऑफर और ऑफर दिया है, लेकिन दूसरा पार्टी जो ऑफरी था ना ओके उसको एक्सेप्ट नहीं करना था, वो नहीं बोला नहीं नहीं नहीं, तो ऑफरर ने बंदूक डाली, क्या किया? कोर्शन। अब मेरे को बताओ क्या इस केस में कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, एग्रीमेंट माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा मालिक? अरे मालिक मेरे को बताओ जो येलो वाले पॉइंट है वो सब है ना यार, ऑफरर ऑफरी है, कंसिडरेशन है ओके कंसिडरेशन है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फ्री कंसेंट। ये किसने बोला फ्री कंसेंट होना चाहिए? ओके किसने बोला? आराम से सेक्शन 14 ने बोला, सेक्शन 14। अच्छा कंसेंट और फ्री कंसेंट, ओके कंसेंट एंड फ्री कंसेंट। पहले बात करते हैं कंसेंट। कंसेंट मतलब ओके सेक्शन 13 वाला पॉइंट, लेकिन कंसेंट मतलब क्या होता है? कंसेंट ओके एग्री ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। तू और मैं एक ही चीज पे एग्री कर रहे हैं और एक ही तरीके से सोच के एग्री कर रहे हैं, एवरीबॉडी गए ओके। और ये फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब क्या? इसके पैसे नहीं, वैसा नहीं है। तो फ्री कंसेंट कब कब नहीं होगा? अगर 5 चीजें हुई है। 5 चीजें कौन सी? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके बाद है फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ओके और इसमें से 5 में से 4 को एकदम अलग रखोगे, 1 को अलग रखोगे। कौन से 4 को साथ में रखोगे? ओके कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, और किसको अलग रखोगे? मिस्टेक। और ये सब कौन से चैप्टर में देखने मिलेगा? यूनिट 3।
यानी यूनिट 3 का दूसरा हिस्सा होगा, यूनिट 3 का दूसरा हिस्सा होगा फ्री कंसेंट। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जब मैं दूसरा हिस्सा बता रहा हूं, इसका मतलब 101%, ये जो डिवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब क्वेश्चन कमिंग कैपेसिटी। पहला वाला ओके, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है मालिक, ओके। उसके बाद है फ्री कंसेंट, ठीक है, और एक एलिमेंट, ओके। अब मेरे को बताओ, फ्री कंसेंट है ना, कोर्शन है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना, मिस्टेक है ना, फ्रॉड है, कुछ नहीं है, ओके मालिक। अब अगला पॉइंट आता है, क्या सर, ओके ये सब है, ओके, क्या हम दोनों एग्रीमेंट करें ताकि एक बच्चे को किडनैप कर सके, और किडनैप कर ले, ओके, हम फिरौती की रकम मांगेंगे? क्यों सर, क्यों नहीं कर सकते? लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। देखा, दो क्वेश्चन को कॉन्टेक्चुअली अलग रखना। अगर मैं बोल रहा हूं, ओके, मैं तेरे को बोल रहा हूं, मैं तेरे बच्चे को किडनैप किया, एग्रीमेंट में एंटर कर, ये क्या है? ये कोर्शन है। और हम दोनों एग्रीमेंट एंटर करते हैं कि एक बच्चे को किडनैप करते हैं और फिरौती की रकम लेते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट, ओके, याद रखना। और एक एलिमेंट याद रखना, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए। आत्मा क्लियर? ओके, ये कौन बताएगा लॉफुल है कि नहीं है? कौन बताएगा? यूनिट 3, जिसमें अपने को वापस आएगा लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। सर इसके सेक्शन कौन से होंगे? याद रखना, 23 से चालू करोगे, 23 से चालू करोगे, 23, 24, 25 नहीं, 25 नहीं, 25 क्या है? नो कंसीडरेशन, नो कौन, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, ये 5 सेक्शन और पहले वाले 2 सेक्शन याद रखना। आत्मा क्लियर? ओके, तो भाई साहब सेक्शन का लॉजिक ध्यान रखना, और यही पूरा यूनिट 3 होगा। तो यूनिट 3 में कौन से सेक्शन है? मैं अच्छा मेरे को बताओ, यूनिट 1 में ओके सेक्शन 9 तक आपकी कहानी चलेगी। कौन से सेक्शन तक कहानी चलेगी? 9th। ओके, यानी 2 से चालू होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां पर है। ओके, जिसमें ज्यादा सेक्शन का पॉइंट है, अपन रिवीजन में एम्फेसाइज करेंगे। मैंने आपको बताया था रेगुलर वाले पंडा लोग, मैंने क्लियर हुआ, तो अभी अपन वो सेक्शन का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। ओके, अपन नोट रखेंगे। ये होने के बाद आपका यूनिट 2 में आएगा, मेनली एक ही सेक्शन पे ज्यादा एम्फेसाइज रखो। कौन सा वाला? 25 पे ध्यान रखो। बाकी और दूसरी चर्चा अभी हेडेक मत करो, उसके अंदर है और दूसरे आगे 60 के वो लिंक, पर वो आगे में याद रखना। यूनिट 3 में कौन से सेक्शंस याद रखोगे मालिक? यूनिट 3 में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट 11, 12, ये आ जाएगा 13 से लेकर 22 तक, याद रखा मालिक। और ये आ जाएगा 23, 24, 25 मत लिखना, 26 से लेकर 30 तक। आत्मा क्लियर? ओके, ये ध्यान रखिए। भारत माता की जय। तोड़ मालिक, क्लियर है मालिक? ठीक है, तो अब मेरे को बता दिए वापस, येलो कलर की पोजीशन चल रही है, येलो कलर की पोजीशन चल रही है और आखिरी पड़ाव पे पहुंच रही है मालिक। मेरे को बताओ, ऑफरर ऑफरी है, प्रॉमिस बना, प्रॉमिस कंसिडरेशन मिला, कंसिडरेशन भी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट था, फ्री कंसेंट था, और जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है वो क्या है? लॉफुल है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये एग्रीमेंट है? नहीं, और क्या बचा? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, याद रखना। यानी पॉइंट टू बी नोटेड, ओके, ये सब कुछ लॉफुल होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाए? वॉइड। और ये कौन वॉइड करता है? लॉ। ओके, अब इसमें मिक्सचर ऑफ आंसर है, अब इसमें मिक्सचर ऑफ आंसर है, इसमें आप करोगे नहीं, जिसके अंदर अपन ने ऑलरेडी देखा था 25 से लेकर 30, जिसके अंदर एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल डे 1 पे दे सकता हूं मैं आपको। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट? वेजर करना मतलब क्या करना? शर्त लगाना। ओके, अगर शर्त लगाना अपन दोनों ने, ओके, ये हुआ तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, नहीं हुआ तो तू मुझे पैसे देगा, दैट इज कॉल्ड वेजर, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो वो वॉइड होते हैं। ओके, अब वो वॉइड नहीं होने चाहिए, तब जाके ये एग्रीमेंट बनेगा। ओके, अब ये एग्रीमेंट की कहानी कंप्लीट होती है। तो एग्रीमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ मुझे, एग्रीमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल चीजें क्या क्या है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? 2 पार्टीज। वो 2 पार्टीज कौन होने चाहिए? ओके, ऑफरर ऑफरी हो गया, उसके बाद वो कौन होने चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद लॉफुल नहीं, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के पहले, उसके पहले और एक फ्री कंसेंट। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड नहीं होना चाहिए। अगर अपन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 की बात करें तो ये कहानी खत्म हो जाती है, ये कहानी पे ही डिटेल्ड डिस्कशन हुआ।
अब सर कॉन्ट्रैक्ट, तूने मुझे प्रॉमिस किया, मैंने तुझे प्रॉमिस किया, ओके, हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस किया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की नौबत आती है। क्या नौबत आती है? परफॉर्म। व्हाट इज मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस? व्हाट इज मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस? भारत माता की जय। सुनिए, परफॉर्मेंस मतलब क्या? जो आपने बोला वो आपने किया। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला भाई यार, भाई मैं तेरे को 18 से 20 लेक्चर के अंदर ये पूरा खत्म करके दूंगा। ओके, अब मेरे को बताओ, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ही किया मैंने तेरे साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मैंने तेरे को प्रॉमिस किया, तूने उसको समझा, मतलब मैंने तेरे को ऑफर किया। अच्छा मेरे को बता, मैंने तेरे को बोला लॉक करके देता हूं 20 दिन में, तो मैंने क्या दिया तुझे? ऑफर। तूने क्या किया उस ऑफर को? एक्सेप्ट। और इस बीच में अपन दोनों मिले, इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना मालिक। मेरा पहला पॉइंट, क्या हम दोनों कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट है? यस। क्या यहां पर फ्री कंसेंट है? यस। क्या यहां पर लॉफुल ऑब्जेक्ट है? यस। क्या कंसिडरेशन है? यस। अब बोलोगे फ्री बैज, वो लॉजिक मत लगाओ। ओके, कंसिडरेशन कुछ अलग फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का कोई फॉर्म नहीं है, आपको मालूम होगा। कंसिडरेशन कैन बी इन काइंड ऑल्सो। तो चौथा पॉइंट कंसिडरेशन है, यस। ओके, पांचवा पॉइंट, क्या ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है? नहीं। तो अब मेरे को बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया हम दोनों के बीच में? अब मेरे को बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना मतलब क्या करना? परफॉर्म करना मतलब क्या करना? ओके, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा और तुम्हें क्या करना होगा? मुझे पढ़ाना होगा। कितने दिन में? 20 दिन में। 20 दिन में मेरे को पढ़ाना होगा, समझ में आ रहा है? और तुझे क्या करना होगा? पढ़ना होगा, तब जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। अच्छा मेरे को बता, जब मैंने स्टार्ट किया लेक्चर तो मैंने क्या बोला था? तू कौन है और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ऑफरर। तू कौन है? ऑफरी। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं तब तक। अभी कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना हमारा। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आप ये वर्ड छोड़ दोगे और वर्ड पकड़ोगे, सिर्फ दो शब्द, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में भी यही शब्दों को पकड़ के चलना है। कौन से दो शब्द मालिक? प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। अब मेरे को बताओ, ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब होगा? कोई बता सकता है मालिक? मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया, ओके, मैं कौन रहा? प्रॉमिसर। तो मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कब होगा? जब मैंने आपको प्रॉमिस किया वो फुलफिल करूंगा। मेरा प्रॉमिस क्या था? पढ़ाना। कितने दिन में? खाली आप पढ़ाना मत पकड़ो ना, अब सारे क्राइटेरिया रहेंगे। 20 दिन में पढ़ाना, 12 से 1:30 बजे तक पढ़ाना। ओके, जब ये 20 दिन खत्म हो जाएंगे और कंटेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद अपना प्रॉमिस खत्म होगा मालिक। इसको बोलते हैं प्रॉमिस को परफॉर्म करना। क्या करना? परफॉर्म। प्रॉमिस को क्या करना मालिक? परफॉर्म करना। भारत माता की जय। सब लोग मेरे साथ है? एवरीबॉडी? ओके, मैं 10 दिन में बोलता हूं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो अब आप क्या करोगे? मेरा क्वेश्चन है, क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया? क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया? नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच। तो व्हाट इज द ब्रीच एंड परफॉर्मेंस का डिफरेंस? कब परफॉर्मेंस बोल रहे हो, कब ब्रीच बोल रहे हो? व्हेन प्रॉमिसर परफॉर्म व्हाट ही प्रॉमिसेस, इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। बट व्हेन ही से ही विल नॉट परफॉर्म, देन इट इज कॉल्ड ए ब्रीच। भारत माता की जय। समझा मालिक? परफॉर्मेंस को अपन चैप्टर 4 में, यूनिट 4 में देखेंगे। परफॉर्मेंस को अपन यूनिट 4 में देखेंगे और ब्रीच को हम यूनिट 5 में देखेंगे। तो यूनिट 4 में परफॉर्मेंस रहेगा, यूनिट 5 में ब्रीच रहेगा। मार्क कसम रेस टू 10। आपको मैं बता रहा हूं, यूनिट 4 का तोड़ क्वेश्चन 101% क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर दुनिया को कुछ डिफिकल्ट लगा तो यूनिट 4 लगेगा। अगर मिक्स मैच हुआ, यानी इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन का प्रॉब्लम आया, मैं आपको लिख के देता हूं, यूनिट 4 विल बी ओनली यूनिट जिसमें सबसे चैलेंजिंग लगेगा। आप बोल रहे सर यूनिट 1 में डिफिकल्ट लगेगा, मेरे को नहीं लगता है ना, आपको लगना चाहिए। यूनिट 2 में, यूनिट 2 में जिसको डिफिकल्ट लगेगा उसने तो फिर आगे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं है। नो कंसिडरेशन। कहां से यूनिट 2 में यार? 3 क्वेश्चन है यार, और 3 क्वेश्चन में से भी अगर देखोगे तीनों पांचट है। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? पास्ट होगा, प्रेजेंट वाला होगा, फ्यूचर का हो सकता है। कंसिडरेशन आप काइंड में दे सकते हो, मनी के फॉर्म में दे सकते हो। कंसिडरेशन का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यूनिट 3 प्रॉब्लम क्वेश्चन क्रैक करने में होगा। यूनिट 3 में ना लंबा है। यूनिट 3 में खाली प्रॉब्लम क्या आएगी अपने को? रिवाइज। तो यूनिट 3 का रिवीजन इज बेस्ट ऑप्शन इज समरी। यूनिट 3 समझने में एक बार टाइम डालने का, बाद में किसमें पढ़ने का? समरी। आत्मा क्लियर? यूनिट 4 उसका समरी करो या तुमको जो करना है करो, फिर भी मालूम नहीं पड़ता कि क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। क्योंकि यूनिट 4 में मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है, यू आर आउट ऑफ द मार्क्स, आई बेट।
क्योंकि अगर आप जनरली लिखे होगे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और इसीलिए रिटर्न कर पैसे, ये आपने जनरली लिखा, लेकिन इसका बेस क्या लिया ना, ये वो सेक्शन बता पाता है। तो यूनिट 4 में आपको मेहनत किसमें लगेगी, सेक्शन। यूनिट 5 3 सेक्शन है जिसमें से एक ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यूनिट 5 और यूनिट 4 में से चैलेंज कौन सा है, यूनिट 4 या यूनिट 5? यूनिट 5 में क्यों चैलेंज नहीं है? अबे यूनिट 5 सबसे पांचट है। यूनिट 5 में अगर आपको एक बेस रेडी हो गया, ओके अच्छा मेरे को यूनिट 4 और 5 का डिफरेंस बताओ। यूनिट 4 में क्या बताया मैंने अभी आपको, परफॉर्म करना। अच्छा परफॉर्म कब होगा, जब मेरे को वर्ड चाहिए अभी, वर्ड, जब प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। और ब्रीच क्या होगा, जब प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगा, उसको हम ब्रीच बोलेंगे। ओके, सो भाई यूनिट 4 इज अबाउट परफॉर्मेंस, यूनिट 5 इज अबाउट ब्रीच। अब मेरे को बताओ, मैंने तुमको नहीं पढ़ाया। ओके, अब मेरे को बताओ इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, डैमेजेस। सर डैमेजेस क्या होगा, यूजुअली आपको एक जस्ट जनरल, मैं बोल रहा हूं अपन ने कोई चैप्टर कवर स्टार्ट कर रहा हूं, माइंडसेट आपको क्लियर कर रहा हूं। ओके सर, डैमेजेस, दो प्रकार के डैमेजेस दिमाग में रख लीजिए अभी। एक होता है ऑर्डिनरी डैमेज और एक होता है स्पेशल डैमेज। आवाज आई, आवाज आवाज। ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसकी वजह से नुकसान हुआ। स्पेशल डैमेज तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया तो ही स्पेशल डैमेज होता है। तो दो तरह के डैमेज होंगे। ओके, अब मेरे को बताओ, अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो आप कौन सा डैमेज क्लेम करोगे? ऑर्डिनरी डैमेज क्या होगा? ओके, आप किसी और के पास रिवीजन बैच लगाते हो और उधर कुछ कॉज जा रही है। कुछ समझ में आया? दैट इज ऑर्डिनरी डैमेज हियर। अब एग्जांपल बोल रहा हूं, एग्जांपल समझ में आया कुछ मालिक? तो ऑर्डिनरी डैमेज वो होता है। और स्पेशल डैमेज डिस्कस मत करो, अपन नहीं करेंगे। ओके, वो आगे का स्पेशल डैमेज कहानी खत्म है। तो स्पेशल डैमेज का डिस्कशन लाएंगे नहीं, नौबत नहीं लाएंगे। लेकिन अगर मैं कैजुअली डिस्कस करूं, अगर मैंने मिस्टर ए को पढ़ाने का प्रॉमिस किया था, ओके, अगर मैं बोल रहा हूं मैं नहीं पढ़ाता हूं, मिस्टर ए मुझसे सिर्फ ओके ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम कर सकता है, किधर दूसरी जगह क्लास लगाएगा, उधर जो पैसा लगेगा वो मुझसे लेगा। और स्पेशल डैमेज क्या हुआ? बाई चांस मिस्टर ए ओके मेरे नहीं पढ़ाने की वजह से कुछ होता है, उसका एग्जामिनेशन या कुछ पॉइंट 19-20, तो उसने मेरे को मेंशन करना चाहिए था कि तू नहीं पढ़ाएगा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तेरे भरोसे हूं मैं। तूने मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखित होना चाहिए था कि तेरे भरोसे हूं सर, ओके तू नहीं पढ़ाया तो मैं तो गया। और फिर तू जो गया उसका डैमेजेस क्लेम करना इज नथिंग बट स्पेशल डैमेजेस। ये कॉन्सेप्ट डैमेजेस में आता है यूनिट 5। आत्मा क्लियर? और यूनिट 6 को सेपरेटली रखेंगे अपन लोग। यूनिट 6 को दो पार्ट में कवर करेंगे। यूनिट 6 में अपन दो कॉन्ट्रैक्ट कवर करेंगे, एक होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और एक होगा कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, 101% यूनिट 6 में से एक क्वेश्चन कंफर्म है। और मैं आपको बता दूं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में 6 पॉइंट्स रहते हैं, ओके, और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में भी आपके 5 पॉइंट, यानी कितने पॉइंट है टोटल? एक्चुअली देखा जाए 11। मार्क कसम बोल रहा हूं 1/11 की प्रोबेबिलिटी। अरे मतलब एक क्वेश्चन कंफर्म है ना? कितने क्वेश्चन पढ़ने के बाद? 11 के बाद अगर एक कंफर्म है और श्योर शॉट है तो मतलब इमेजिन करो कितना मतलब बेटर ऑप्शन है भाई। इधर यार यूनिट 3 पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन है, गारंटेड वाले की बात कर रहा हूं। हो सकता है 2 क्वेश्चन आए, लेकिन गारंटेड वाले की बात करते हैं अपन। तो यूनिट 3 और यूनिट 6 में से बेटर कौन सा है? यूनिट 6 यार, प्रोबेबिलिटी के बेस पे। ओके, तो पर यूनिट 6 के कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें सिर्फ एक ही गड़बड़ होगी अब पंटर लोग को, अपने सारे पंटर लोग को, दैट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंफ्यूजन। कभी कभी ये समझ में नहीं आता कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो वो दो को डिफरेंशिएशन अपन करना है, ओके, वो अपन जब डिस्कस करेंगे तब कर लेंगे। बट इस तरह से अपने 6 के 6 यूनिट्स का लॉजिक लगाना है। ये होगा आपका पहला चैप्टर। ओके, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल से सबको जितना बेसिक आइडिया गुड इनफ, नहीं आइडिया है तो यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 6, ये मतलब ये सब ओके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगेगा। ये सब अपने लिए 1 लेक्चर 1.5 लेक्चर का काम है। अपना जो मेजर टाइम लगेगा वो कौन से लेक्चर के लिए लगेगा? यूनिट 3 के लिए, ओके, और यूनिट 4 के लिए। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 का कॉम्बिनेशन अपने लिए 3 लेक्चर, 3-3.5 लेक्चर, यानी अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे पकड़ो। पर ये बहुत तोड़ लगना चाहिए, 4, 4.5, 5-6 घंटे अप्रोक्सीमेट, ये वाले पॉइंट पे। ओके सर, स्टार्ट कौन से यूनिट से करेंगे अपन? स्टार्ट करेंगे अपन अपने पहले यूनिट से, यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम क्या है? बेसिक्स और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
सर क्या यूनिट 1 में क्वेश्चन आते हैं? 101% क्वेश्चन आते हैं। ओके अब बिफोर गोइंग ऑन एनी स्ट्रक्चर और स्क्रीन में, मतलब वो आपके चैप्टर में क्या है, एक पहला पॉइंट मेरे को रेडी करके दोगे। ओके जब हम यूनिट 1 पढ़ेंगे, मैं यूनिट 1 में आगे के यूनिट्स के डिस्कशन करते रहूंगा साथ साथ में। आपको सिर्फ क्या करना रहेगा, आपको एक एडिशनल काम क्या रहेगा, जिस जिस दिन मैं यूनिट 1 के टाइम पे मैं मतलब यूनिट 1 करूंगा और तब मैं लिंक करूंगा। ओके मतलब आज कुछ पार्ट होगा और अगले लेक्चर में कुछ पार्ट होगा, तब यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है, उस पॉइंट का मैं कुछ रिलेटेड बोलूंगा, उतना सा पोर्शन आपने एक बार वापस देखना और अगले दिन फिर वापस जब रिवाइज करूंगा तो तोड़ खत्म होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको एडिशनल मेहनत रहेगी। ओके विनोद सर की लैंग्वेज में कंसिस्टेंसी। तो अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंट मतलब समझ में आ रहा है? ओके विनोद सर की लैंग्वेज में कंसिस्टेंसी, मेरे लैंग्वेज में मैं बोलता हूं उसको डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन नहीं। हाँ अभी मोटिवेशन की कहानी खत्म हो गई है, अभी तो मोटिवेशन है या नहीं, या गया तेल लेना है। ओके भाई मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट करना मत। ओके मोटिवेशन नहीं, डिटरमाइंड। नाउ प्लीज बी डिटरमाइंड। ओके वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन एवरी एलिमेंट। स्टार्ट करते हैं। ओके आपके पहले यूनिट से, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स है गुड इनफ, नहीं है ओके स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखते देखते अपन अपडेट करते हैं मालिक। सबसे पहला यूनिट 1। ओके यूनिट 1 स्टार्ट्स विथ योर फर्स्ट बेसिक पार्ट दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा। ओके प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर 1 और यूनिट 1। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आने के बाद नहीं है। ओके सर यूनिट 5 में सबसे ज्यादा काट सकते हैं, नहीं भाई यूनिट 5 में मत काट। यूनिट 5 में जितना काटेगा तू डैमेजेस क्लेम करेगा। कौन से इसमें कटने के लिए बोला मैंने? यूनिट 3 एंड यूनिट 4। और जब कटने के लिए बोला मैंने क्या बोला था, मैं वापस बोल रहा हूं, देखो जो भी काटेगा ना आंसर वो अपने रिस्क पे काटेगा, देख ले भाई। ओके अगर तेरे को जून पसंद है तो फिर काट, नहीं पसंद है ओके तो देन कुछ भी मत काट। मैं खाली आपको क्या बोला, पहली बार मेरे साथ पढ़ो, उसके बाद रिवीजन में वापस पढ़ो, उसके बाद जब आप डिटेल में वापस पढ़ोगे ना तो उसको फास्ट रिवीजन में इग्नोर कर सकते हो, मतलब फास्ट रिवीजन पढ़ो आगे जाओ। पहला पॉइंट ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इसके ये वाला पहला पेज आप छोड़ दीजिए, 1.2 जो भी पेज है, ये वाला जो बेसिक वाला पेज है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन। ओके जिंदगी में कर लेना, अगले इंटर में वापस देख लेना इंट्रोडक्शन इसका। ओके सबसे मेन पॉइंट आता है अपना पहला सिनेरियो, व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सर व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, पहली लाइन ओके ये रट लेने का, बात खत्म। व्हाट इज एन कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ओके अब ये एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, यही वापस बता दे। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एसेंशियल एलिमेंट्स, वन इज एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबल बाय लॉ। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एन एग्रीमेंट, अगला सवाल। ओके वापस आ रहा हूं मैं, वापस बोल रहा हूं, भारत माता की जय, सब लोग इधर। ओके व्हाट इज एन एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के लिए डिफाइन करते हैं 2E में। कौन से इसमें? 2E। मैं एक लिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर सारे सेक्शन के आपको नंबर, डेफिनेशन की लिस्ट का एक सेक्शन की लिस्ट बना देने का। ओके जिसके अंदर अपने को डेफिनेशन के सेक्शन नंबर याद आ जाए। पहला पॉइंट है, अच्छा पहला पॉइंट है व्हाट इज एन कॉन्ट्रैक्ट, 2H। तो 2H बोलता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये हो गया। तो उसमें से पहला नाम है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बोलता है 2E। तो एग्रीमेंट क्या है सर? एग्रीमेंट every promise and every set of promise forming consideration for each other। यानी एक है promise और every set of promise। set of promise मतलब क्या हुआ, एक तो मैंने promise किया और तूने भी तो promise किया होगा, तो 2 promise मिलके क्या बन गया, एक set। every set of promise forming consideration for each other is nothing but an agreement। is this a contract? no, इट इज ओनली एन एग्रीमेंट। तो अगर मैं आपको एग्रीमेंट लिखने बोलूं तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन बता, कहा क्या लिखेगा सर? अभी हाल फिलहाल है ना, कोई भी बंदा भी क्वेश्चन आंसर के इसमें मिक्स मत करना ही है, अभी हाल फिलहाल रटने की कैपेबिलिटी में रखना तुम। ओके फटाफट रटने की कैपेबिलिटी, रटने की कैपेबिलिटी। व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट मतलब एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन is called agreement। is this a contract? no, for contract it should be enforceable by law। पर अब इसके अंदर आ गया ओके और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस। तो आ गया प्रॉमिस, आ गया पहला आया। आप पहला कौन सा पढ़ा आपने? कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कौन सा पढ़ा? एग्रीमेंट। अब तीसरा क्या ध्यान रखने का? प्रॉमिस। सर प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस की परिभाषा 2B में दी गई है।
प्रॉमिस व्हेन अ पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल मतलब ऑफर, ऑफर इज मेड signifies his assent. What is meaning of assent? Signifies his assent, okay, to the proposal. The proposal is said to be, and that proposal when accepted becomes a, तो मतलब मेरे को बता प्रॉमिस के लिए क्या होना जरूरी है? दो चीज, पहला होना चाहिए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, उसका एक्सेप्टेंस को बोलते हैं एसेंट। तो अगर कोई प्रपोजल देता है और उसका एसेंट मिलता है, कोई प्रपोजल देता है और उसका क्या मिलता है बेटा? एसेंट, इसको हम क्या बोलते हैं मालिक? प्रॉमिस। भारत माता की जय, समझा मालिक? और ये प्रॉमिस और एक प्रॉमिस का सेट, ये मिलके क्या बनेगा? एग्रीमेंट। ओके, और एग्रीमेंट और एनफोर्सेबल बाय लॉ मिलके क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इधर तक के पॉइंट आपको ध्यान में आना चाहिए, जो मैंने बोला वही आगे नीचे लिखा हुआ है। भारत माता की जय। झेप रहा है मालिक इधर तक? ओके, तो पहला पॉइंट, व्हेन द फॉलोइंग पॉइंट, जो भी पॉइंट है, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज assent on the proposal which made, the proposal becomes accepted and accepted proposal become promise. बात खत्म। तो what is an agreement? Agreement is proposal plus acceptance. तो agreement तब हुआ, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है एग्रीमेंट अकेले में वैलिड नहीं है, इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब क्वेश्चन है, ओके, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ कब होगा? जब अपन ने डिस्कशन किया थोड़ी देर पहले, कब कब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होता है? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, व्हेन एग्रीमेंट विल बिकम एनफोर्सिबल बाय लॉ। अरे अभी बोला तुमने थोड़ी देर पहले, व्हेन ओके, आराम से जाइए। मेरा पहला पॉइंट वापस आ रहा हूं। ओके, बार बार इसको आईपैड को पागल हो गया है। ओके, सुनिए सुनिए सुनिए। ओए मालिक, मेरा क्वेश्चन है, ओके, पहला पॉइंट आप ध्यान रख लेना। प्रॉमिस, अगर मैं आपको बोलूं प्रॉमिस डिफाइन करो, तो प्रॉमिस के लिए क्या डिफाइन करोगे? प्रॉमिस क्या होता है? मैं उल्टा सीधा पूछा रही हूं, और क्या किया मैंने? प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या होता है? व्हेन अ पर्सन प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। वर्ड वर्ड वर्ड, वापस रिपीट, वापस रिपीट, वापस रिपीट। व्हेन टू ए पर्सन proposal is made, proposal is made, proposal is made, signifies his assent. So comma, when proposal accepted becomes a promise. Agreement, agreement, agreement. Every promise, every set of promise forming consideration for each other is called agreement. And what is a contract? Agreement enforceable by law. तो मेरा क्वेश्चन है, ओके, मैं प्रपोजल दे रहा हूं तेरे को, तू प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है, ओके, ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, ये क्या बना? एग्रीमेंट। क्या बना ये? एग्रीमेंट। अब क्वेश्चन है, क्या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? क्वेश्चन ये आ रहा है मेरा, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही चालू किया था आपके साथ। ओके, सबसे पहला वो क्या होना चाहिए? एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा? सबसे पहला जो पर्सन एंटर कर रहे हैं एग्रीमेंट, वो कौन होने चाहिए? कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। उनका कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री। ओके, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वुड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए, ओके, ये लोग बोलते हैं अबाउट डेफिनेशन के इसमें से कॉन्ट्रैक्ट, ओके, क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। ओके, ये वाले पॉइंट में तो आप इधर तक की डेफिनेशन को एग्री करिए, इधर के डेफिनेशन तक ध्यान रखिए। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? तो पहला सिनेरियो, पहला चिंता का विषय या पहला क्वेश्चन का क्लोज करने का मालिक। ओके, पहला क्वेश्चन को क्लोज करने का, सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के इसमें डिफरेंस क्या है? ओके, ये पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, एग्रीमेंट, ओके, इज अ एग्रीमेंट, अगर बात करें एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर, इसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। और इधर क्या लिखोगे? एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। पहला पॉइंट का डिस्टिंग्विश, यानी डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन। तो अगर पहले इसमें देखोगे, पहले पॉइंटर में देखा दोनों जगह डेफिनेशन लिखा मालिक। दूसरा पॉइंटर, ओके, कौन सा वाइडर टर्म है? इट इज एन वाइडर टर्म बिकॉज इट विल इंक्लूड विच एग्रीमेंट? सोशल एग्रीमेंट। और शायद अभी सोशल एग्रीमेंट देखो, इनिशियल डेज में जब रेगुलर बैच होती है ना, अपन सोशल एग्रीमेंट पे बहुत डिस्कशन करते हैं, सोशल एग्रीमेंट और इसका सोशल एग्रीमेंट होता है। लेकिन आपने देखा होगा सोशल एग्रीमेंट खाली स्टार्टिंग में समझने को था कि वो बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं है। ओके, चलो हम पार्टी करने जाते हैं, बर्थडे पार्टी वाला कॉन्सेप्ट। नाउ इट इज विच एग्रीमेंट?
सोशल। लेकिन सोशल एग्रीमेंट अगर इंटेंशन टू एनफोर्सिएबल बाय लॉ करवाना था तो वो फिर सोशल एग्रीमेंट नहीं होगा, वो कौन सा एग्रीमेंट होगा? एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। ओके, अभी इसको कैसे मुझे, अच्छा मुझे बोलो बताओ, अच्छा एक एग्जांपल जो एनीवे लास्ट स्टेडियम में आ चुका है, आने की संभावना कम हो सकती है, ओके रिपीट होने की संभावना बहुत कम रहेगी, लेकिन मैंने बर्थडे पार्टी दी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है? तुमने बोला मैं आऊंगा बर्थडे पार्टी पे, ये कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट है, क्योंकि ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। एवरीबडी क्लियर? ओके, अब समझना शुरू। मैंने बोला तुम्हें बर्थडे पार्टी में आना और 50% एक प्लेट लेंगे, मंगाएंगे अपन, ओके हर जन की एक एक प्लेट होगी खाने की, ओके वो प्लेट है 700 रुपए की, उसमें से 350 रुपया मैं दूंगा, 350 रुपया तुम दोगे, और तुमने एग्री किया, बोला ठीक है सर, ओके बर्थडे पार्टी है, ओके एक प्लेट 700 रुपए की है, 350 मैं भरूंगा, 350 तुम भरोगे। अब मेरे को बताओ, क्या मेरा इधर इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का? यस, क्योंकि जब मैंने पैसे देने की बात की और आपने हाँ बोला कि नहीं बोला? बोला। अगर अब नहीं आते, अब मेरे को बताओ ये सोशल एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैंने सिर्फ बर्थडे पार्टी के लिए आपको बुलाया तो ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ? सोशल एग्रीमेंट। अरे कोई एनफोर्सेबल बाय लॉ थोड़ा है, कल तू मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आया तो क्या मैं कसम मेरा जो नुकसान होगा उसके लिए तू जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन अगर वो पैसे तू देने का प्रॉमिस करता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं इंटेंशन टू क्रिएट सोशल रिलेशनशिप से ज्यादा है। ओके, लीगल रिलेशनशिप तैयार करते हैं। आत्मा क्लियर? एवरीबडी हाँ या ना? ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट वापस कॉपी पेस्ट लिखने का, इट मे नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। लेकिन ओके अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा ही होगा। एंड लास्ट लाइन तो मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है, ऑल एग्रीमेंट्स आर ओके, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। सर क्यों? डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो कितने पॉइंट याद रखने के डिफरेंस बिटवीन में? 4। ओके, किस्मत रही तो आ जाता भाई, ओके किस्मत रही तो तोड़ा जाता। ओके तो भाई पंचायती क्या क्या लिखने की, कैसे याद रखने का? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैं वापस बोल रहा हूँ, पहले 2-4 क्वेश्चन तक मैं अपने मतलब समझने में तुम मेरे साथ रह रहे हो, उसके बाद तुम आइडिया आ गया मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। तो पहला पॉइंट डिफरेंस बिटवीन कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन डाल देने का। आत्मा क्लियर? सेकंड पॉइंट ओके, कौन वाइडर कौन नैरो? एग्रीमेंट वाइडर और वो नैरो। सर क्यों एग्रीमेंट वाइडर है? क्योंकि उसमें सोशल भी है लीगल भी है, और कॉन्ट्रैक्ट में खाली लीगल है। तीसरा सिनेरियो, लीगल ऑब्लिगेशन किस में तैयार होगा? कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन तैयार हो भी सकता है, और कौन किस में आता है ये लिखना है। ओके, एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट होता ही है। आत्मा क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक है। ओके, दिस इज अ नेक्स्ट पॉइंट एंड दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज ऑलमोस्ट ए लास्ट पॉइंट फॉर द डे, जहां पर अपन मतलब ये स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, और इसके बाद वाले लेक्चर में अपना ये मतलब ये पार्ट पे ही अपन कवर करेंगे। ओके, ये पार्ट खत्म हो जाता अपना। कौन सा वाला? चैप्टर 1, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब बात करते हैं एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ऊपर कुछ चर्चा की हुई है और कुछ चर्चा आपसे एक्सपेक्टेड है। पहला पॉइंट मेरे को बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बोला और एग्रीमेंट बोला, दोनों में डिफरेंस समझ में आ चुका है? ओके, अब मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना जरूरी है? स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना जरूरी है क्या? क्या कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होना जरूरी है क्या? फ्री कंसेंट कब होगा? फ्री कंसेंट कब होगा? जब वो कंसेंट 5 चीजों से नहीं होगा। कौन सी 5 चीजें? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। आत्मा क्लियर? मैं वापस बोल रहा हूं, ये 3 चीजों में अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोर्शन बहुत आसान है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ये बहुत टेक्निकली याद रखना पड़ेगा। वापस बोल रहा हूं, इस पे अपन वापस एफर्ट करना। एंड लास्ट वाला मिस्टेक, ओके पंचायती, एक बार रीड मारते स्किप करते हैं। ओके, लेकिन ये इससे आया था फ्री कंसेंट। तीसरा पॉइंट, क्या पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए? मेरा क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन सुनो उसके बाद आंसर लिखो। व्हेन पार्टीज आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, 3 चीजें, व्हेन दे आर मेजर, when they are of sound mind, and when they are not disqualified. अच्छा, when they are not capable of entering into a contract, when they are minor, when they are of unsound mind. समझा? तो इसका मतलब मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या अनसाउंड माइंड कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता? कर सकता है जब वो साउंड माइंड का होगा। ये अपने को आगे डिस्कशन में आएगा यूनिट 3 में। आत्मा क्लियर? ठीक है, लॉ का अगला पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। मेरा क्वेश्चन है कंसिडरेशन लॉफुल कब नहीं होगा?
जब लॉफुल कंसिडरेशन कब नहीं होगा, कंसिडरेशन लॉफुल कब नहीं होगा, व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट लॉफुल। सेक्शन 23 24 है, टेंशन मत लो, 23 24 रहेगा। लेकिन कुछ एग्जांपल, जब डिफीट करने के लिए, लॉ को डिफीट करने के लिए कोई कंसेशन दिया जा रहा है, ओके, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, ओके, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए इमोरल है, ओके, ये वाले पॉइंट आए। तो यानी अगर आपका कंसिडरेशन है और वो कुछ कारणवश है, ये आपको डिसाइड नहीं करना है, लॉ ने डिसाइड किया हुआ है। ये तुम्हें जनरल क्वेश्चन नहीं पूछा, जनरल नॉलेज है सर ये, नहीं भाई, जनरल नॉलेज है, सेक्शन 23 24 है सर। ये आंसर कहां से आएंगे, लॉफुल कंसिडरेशन है कि नहीं है। अभी के लिए इतनी तो चर्चा कर सकता है, अगर मैंने बोला तू एक बच्चे को किडनैप कर ले, मैं तेरे को पैसे दूंगा, ओके, अब यहां पर ऑब्जेक्ट लॉफुल गया, अनलॉफुल हो गया। अब तू एक काम कर, ओके, तू ये काम कर मेरे लिए, ओके, मैं तेरे को बच्चा किडनैप करके तेरे गोदी में डाल दूंगा, कंसिडरेशन है तेरे लिए बच्चा। अरे भाई यार, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके भाई। ट्रैफिकिंग क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये तो कॉन्सेप्ट होता है ना मालिक। तो भाई यार ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं रहेगा, ये आपने को लिखा हुआ, किधर लिखा हुआ है सेक्शन में, कौन से सेक्शन ने दिया ये, 23 24, ओके, लीगल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट जैसा ही हो गया। ये दोनों पॉइंट अपन 23 24 में कवर करेंगे, सेक्शन 23 24। आत्मा क्लियर, एंड लॉ पॉइंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड। अब देखो, हाँ मतलब एक छोटा सा जस्ट एक पॉइंट है कैजुअल। अब इमेजिन करो, ओके, अगर आप पहली बार ये जब पढ़ते हैं, पहली बार जो पढ़ता है सिर्फ डायरेक्टली पहली बार पढ़ता है, पहली बार पढ़ता है ना, उसको ये सारी चीजें एकदम बहुत अलग लगती है, ऐसा लगता है क्या भारी भारी चीजें हैं, क्या भारी भारी चीजें हैं। लेकिन जब पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, ऐसा लगता है क्या चोमू बनाया हुआ है। अभी ऐसा नहीं लगता क्या, अब आपने वैसा नहीं लगता चैप्टर 1 चोमू निकला, पर चैप्टर 1 जब अकेले में पढ़ा था, हमने वो लग रहा था भाई मैं कैसे आंसर को ध्यान रखेगा, क्या है पॉइंट। लेकिन जैसे ही यूनिट 3 में घुसा ये सीन है। तो बट नेवरदलेस, पर ये आंसर भूलना नहीं है, क्योंकि ये आंसर यूनिट 1 का है और आपको क्वेश्चन आ सकता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर, कान खुले, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 6 पॉइंट लिखेगा, ये नहीं लिखेगा, नहीं नहीं पहले ही बता रहा हूं भाई। अगर मैंने बोला है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कितने पॉइंट, 6 पॉइंट। कौन से एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट सेकंड कर, बाद में कर, पहला दूसरा कर ले, कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। जिसको एग्जांपल मैं दे सकता हूं याद रखने के लिए, अभी वेजरिंग एग्रीमेंट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, तो वो नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। 6 पॉइंट पक्का क्लियर है मालिक। अब अगर ये 6 पॉइंट रहे, ये 6 पॉइंट सेक्शन 10 से आता है, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वजह से आता है। लेकिन उसके अलावा भी आपको और 5 पॉइंट दिए गए हैं जिसको आपको एक्ट ने गवर्न नहीं किया है। किसने गवर्न नहीं किया है, एक्ट ने। लेकिन किसने गवर्न किया हुआ है, ओके, आईसीआई ने। अगर आपको मैं जनरली पूछता हूं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपको ध्यान रखना है आरटीपी का क्वेश्चंस का पॉइंट बता रहा हूं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं आपको जनरली पूछ रहा हूं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कितने लिखोगे आप, ओके, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कितने लिखोगे, ओके, ये 6 लिखोगे, 5 लिखेंगे, यानी कितने पॉइंट हो जाएंगे, 11। आरटीपी का क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा एसेंशियल ऑफ वैलिड। और अगर मैं बोल रहा हूं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके, सेक्शन 10, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ 6 पॉइंट लिखोगे। आत्मा क्लियर, बस इतना है कि इसमें से कोई एक बार क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, इसमें से एक बार कल ही क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये वाले पोर्शन में से, जहां पर इन लोग ने इसके ऊपर केस स्टडी पूछी है, समझ में आया, ओके, ये केस स्टडी पूछी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी और कुछ नहीं है। और टेक्निकली स्पीकिंग बात करें ना, ओके, मैं आपको बताऊं टेक्निकली स्पीकिंग, ये मैंने लिखा, ये हाईलाइट किया मैंने अभी, ये भी आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं किसी और सेक्शन में कवर्ड होगा, कहीं ना कहीं कवर्ड है, नहीं ऐसा नहीं है, बस इतना है कि सेक्शन 10 के हिसाब से कवर्ड नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं आगे की चर्चा। ओके, लास्ट पॉइंट, ओके, 5 पॉइंट। पहले, क्या 2 पार्टीज होनी जरूरी है सर, क्या एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? याद रखना, इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर केस लॉ दिया हुआ है, जहां पर आपको याद रखना है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामलाल।
यहां पर कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ था, जब पार्टनरशिप फर्म थी वहां पर डिसॉल्व हुआ, और पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के बाद मेरे ख्याल से अभी पार्टनरशिप एक्ट हुआ रहेगा, तो आपको मालूम है डिसॉल्व होने के बाद पैसा किसको जाता है? दुनिया को जाता है या पार्टनर्स के पास जाता है? पार्टनर्स के पास जाता है। जब पार्टनर्स के पास जाता है, ओके भाई, सेल्स टैक्स ऑफिसर ने बोला इधर सेल हुआ है, सेल्स टैक्स ऑफिसर ने क्या बोला? इधर सेल हुआ है। ओके भाई, अपन बोले सेल्स टैक्स ऑफिसर क्या मजाक कर रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गई है, पार्टनरशिप होने के बाद पार्टनर दोनों एक ही है भाई। ओके तो क्या पार्टनरशिप फर्म ओके क्या पार्टनर को गुड बेच रही है, सेल हो रहा है? नहीं, क्योंकि यहां पर दो पार्टी है ही। ओके यहां पर एक पार्टी है, तो एग्रीमेंट के लिए कितनी पार्टी चाहिए? दो पार्टी। तो याद रखना, ओके स्टेट ऑफ गुजरात, रमन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये वाले केस में आपको आया दो पार्टीज। ये अपनी औकात का क्वेश्चन आ सकता है। ओके अब 1 मिनट अपन लेंगे मालिक। ओके प्लीज 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 प्लीज, ओके सारी आत्मा मेरे साथ, ऑनलाइन वाले पंटर लोग इधर ध्यान। ओके क्वेश्चन, मिस्टर अमित ओके एंड मिस्टर विनोद रेड्डी आर पार्टनर्स। Okay, they have formed partnership firm. Okay, AT and VR. But due to some reason, they need to dissolve this partnership. After the dissolution of partnership firm, okay, the assets were given back to Amit and VR. AT and VR. VR Vinod Reddy, AT Amit Ated. इनको वापस दे दिए गए एसेट। सब लोग मेरे साथ? Okay, there was a sales tax officer और GST officer. अभी GST वर्ड आ जाए शायद। There is a GST officer who is debating that the assets which are given to the partners are actually sale and they need to give or pay GST on that. Okay, explain. तो इसमें क्या करोगे आप? अब आंसर कैसे लिखना है? आंसर लिखना कैसे है? मेरा पहला पॉइंट मेरे को बताओ, मैंने क्या समझाया आपको? ओके मैंने आपको पहला पॉइंट क्या समझाया? मैंने आपको जब भी समझाया, मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत ऐसी की है, जब भी आप लिखोगे 3 स्टेप में लिखोगे। कौन सा 3 स्टेप होगा? प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। मेरा पहला पॉइंट, मेरे को बताओ फैक्ट लिखने में कोई दिक्कत आएगी? क्या लिखोगे फैक्ट? AT and VR का पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व्ड एंड एसेट इज गिवन बैक टू partners कौन? AT and VR. Okay, and say GST officer is in context that okay AT and VR need to pay GST on the sale okay which has been done by partnership firm dissolution to AT and VR. बस केस। सब लोग मेरे साथ? मेरा कंक्लूजन का आंसर तो बता दो, कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन क्या, ये GST पे करना पड़ेगा? क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि सेल ही माना नहीं जाए। क्यों सेल माना नहीं जा रहा है? क्योंकि यहां पर दो पार्टीज नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो चुका है। पार्टनरशिप फर्म और जो AT and VR ये दोनों एक ही है ना मालिक? ओके ये दोनों दो पार्टी सेपरेट पार्टी नहीं है। तो कंक्लूजन क्या होगा मेरे को बताओ? कंक्लूजन, देयर इज नो सेल। क्यों नहीं सेल है? बिकॉज देयर आर नो टू पार्टीज। ओके अब इतना तो हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है प्रोविजन क्या लिखोगे? प्रोविजन क्या लिखोगे? क्वेश्चन इधर आ रहा है। ओके स्टार्ट कैसे करोगे? अब मेरे को बताओ। ओके ये अपन अगर देखोगे क्वेश्चन कहां से उठ रहा है, क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे थे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 6 पॉइंट पढ़े, वो पंचायती अलग थी। 5 पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये पंचायती अलग है। लेकिन देखा जाए तो 5 पॉइंट में से 1 पॉइंट पे क्वेश्चन आया। सर फिर आप ये जो 5 पॉइंट का क्वेश्चन जो डिस्कशन कर रहे हैं, इधर वाले कोई पॉइंट पे क्वेश्चन आपने पूछा नहीं सर, इधर वाले इंडिविजुअल पे कोई क्वेश्चन आपने पूछा नहीं। अरे चोमे ये सब वाले क्वेश्चन आगे की यूनिट है ना रे, इसलिए इधर से कोई क्वेश्चन अगर आया, अभी जो मैंने हाईलाइट किया है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आया तो इस चैप्टर में से आएगी नहीं। वो कौन से चैप्टर में से रहेगा? आगे वाले। तो उसमें आप चिंता का विषय नहीं है। ये वाले पॉइंट इनमें से कुछ जो केस स्टडी है जो इधर ही कवर होगी, आगे कवर उधर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। भारत माता की जय मालिक। तो आप मेरे को बताओ ओके जिसमें से मैंने पहला 2 पार्टीज का डिस्कशन किया। ओके मैं आपको लिख के देता हूं 2 पार्टीज का आगे डिस्कशन है नहीं, इसलिए इसको इधर ही खत्म करने का, और ये अपनी औकात में आ सकता है। तो 2 पार्टीज वाला। अब मेरे को बताओ क्या लिखोगे, स्टार्ट कैसे करोगे? अभी आंसर मैंने आपको पूछ लिया है, क्वेश्चन बताओ रे फटा। सबसे पहले हाँ एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18। अच्छा ठीक है हाँ सही है। ठोको ठोको और ठोको। और कोई है उसके पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट? प्रीवियस ईयर देयर वाज द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चेंज, देन वी केम विद ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कुछ भी नहीं करना है। वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। ठीक है बस इतना ही लिखेगा।
सबसे पहले शुरुआत इसमें क्या करोगे, सबसे पहले रेफरेंस होगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एज पर सेक्शन 10 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स, अब मेरे को बताओ कितने पॉइंट लिखोगे, वो ब्लू वाले ये से ये लिखने पड़ेंगे, ये पहले लिखोगे। सर ये कितने लाइन में, इतने लाइन में नहीं जाएगा, 2 लाइन में खत्म होगा आंसर ये। अगर आप देखोगे 2 लाइन का आंसर, 2-3 लाइन का आंसर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं क्या लिखा रहा हूं अभी, क्या लिखा रहा हूं मैं, प्रोविजन। तो प्रोविजन में अपन ये लिखेंगे पहले, समझा सबको। फिर इसके बाद ये पैराग्राफ जैसे ही खत्म होगा, ये 3 लाइन खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर अपन लिखेंगे ओके, देयर आर एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सच एज इट शुड हैव 2 पार्टीज। ये आपका सेकंड पॉइंट आएगा, सेकंड, यानी ये पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद ओके आपका सेकंड पॉइंट आएगा, देयर शुड बी, और उसके बाद उसके अंदर जो इसने बोला वो लिखने का है, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, ये आप मेंशन करोगे। ओके, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट हाउ मेनी पार्टीज, 1 पार्टी मेकिंग द ऑफर एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट। ओके, और ये दोनों पर्सन कौन है, ये क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में बी मेड बाय नेचुरल पर्सन एंड बाय अदर पर्सन हैविंग, सर लीगल एक्सिस्टेंस वाले मतलब कौन, कंपनी है। ये 2 बेसिक लाइन इधर तक खत्म हुई। अब मेरे को बताओ आपने किस बेसिस पे कंक्लूड किया कि ये दोनों पार्टी एक ही है, अलग नहीं है। ओके, इस केस स्टडीज के बेस ना, तो इस केस स्टडी को कब लिखोगे, स्टार्टिंग के प्रोविजन में या कंक्लूजन में। ओके, ये कहां पर लिखोगे, स्टार्टिंग के प्रोविजन में या कंक्लूजन में, कंक्लूजन में। जब भी केस स्टडी का कोई रेफरेंस आता है, केस स्टडी का कोई रेफरेंस आता है, तो उसको स्टार्टिंग के प्रोविजन में आपको लिखना है। प्रोविजन शुड बी सिर्फ ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू लॉ। इज दैट पॉइंट क्लियर। ओके, उसके बाद आप फैक्ट लिखोगे और उसके बाद आप कंक्लूजन डालोगे, और कंक्लूजन में लिखोगे देयर इज नो सेल, देयर आर नो 2 parties. It was also decided in case of State of Gujarat versus, समझा मलिक और रमन लाल एंड कंपनी। अब यहां तक का आंसर का कहानी आपको क्लोज करना है। भारत माता की जय। मालिक, एवरीबडी क्लियर, पक्का। तो केस स्टडी का रेफरेंस आप प्रोविजन में दोगे या कंक्लूजन में दोगे, कंक्लूजन। तो जब भी केस स्टडी आएगा कंक्लूजन में आएगा। आत्मा क्लियर, तो पहला पॉइंट क्लोज करते हैं। 1-2 मिनट और, 2 मिनट का स्ट्रक्चर। आत्मा सब लोग इधर है ना, तो मेरा पहला पॉइंट, 2 पार्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, बढ़िया। 2 पार्टी को क्लोज करो। दूसरा सिनारियो, दूसरा आंसर, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट, ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रीजन सिंपल है, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। बस केस स्टडी का नाम कौन सा, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। इसमें क्या हुआ था, बेल्फर गया आउटसाइड इंडिया, ओके, और उसने प्रॉमिस किया मैं तेरे को पैसे भेजूंगा, पर मिसेस बेल्फर तो पैसे नहीं मिले। तो मिसेस बेल्फर ने क्या किया, केस किया, और मिस्टर बेल्फर बोले भाई देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एवरीबडी क्लियर। तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अब मेरे को बताओ, इसका क्वेश्चन आया, इसका क्वेश्चन ऐसे आया, एग्जांपल हस्बैंड है, ओके, हस्बैंड है, ओके, अमित है, ओके, मनाली तातेड़, मैडम को प्रॉमिस किया मैं जा रहा हूं बाहर। सर मैं किधर यूएस नहीं जा रहे, मैं किधर, हाँ रशिया। हे शंभो 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 शंभो, मैं किधर जाना चाहता हूं, ये किधर भेज रहे हैं। मैं जा रहा हूं केदारनाथ। केदारनाथ है, होता अरे तेरा उम्र है रे जाने का। अरे मैं घूमने की बात कर रहा हूं, तुम्हारा इंटेंशन क्या मालूम नहीं। मेरा पॉइंट है, तुम घूमने के, मेरा किधर घूमने का उम्र बचा रे, आ गया रिलीजियस है ना, उम्र बुढ़ापा आ गया रे, दाढ़ी वाड़ी आ रही है, अभी देख सफेद दाढ़ी आ गई है, क्या गया, बुढ़ापा आ गया रे। अब सुनना, तो अमित ने प्रॉमिस किया मनाली को, और अमित फिर निकल गया केदारनाथ, ओके, और अमित पैसे देने भूल गया, मनाली ने अमित पे केस किया। क्वेश्चन, अरे लिखो अभी, एक्सप्लेन कैसे करोगे। पहले 3 चीजें, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। प्रोविजन एज पर सेक्शन 10, ओके, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स 6 चीजें, ओके, एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। 3 लाइन वाला आंसर,
ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ में ओके, एडिशनल एलिमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स दैट द एग्रीमेंट शुड, नहीं टू पार्टी अभी लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, अभी सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, अभी खाली आपको कौन सा रेफरेंस चाहिए? ओके, द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। ओके, और इसके अंदर जब मेंशन करोगे तो ये याद रखना, भूलना मत। ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। Where parties are not having any intention to create legal relationship, they are not contracts, they are only agreements. खत्म करो इतना आंसर, फिर फैक्ट लिखो, अमित तादड़ ऐसा ऐसा किया, मनाली ने ऐसा ऐसा हुआ, फिर कंक्लूजन लिखो। ओके, अमित इज नॉट बाउंड टू पे एनी मनी ओके अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज पार्टीज वर नॉट हैविंग एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इट वाज आल्सो डिस्कस्ड इन बेल्फर वर्सेस बेल्फर। भारत माता की जय। झेपा मालिक, पक्का समझा? पक्का ना? तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर का दूसरा पॉइंट याद रखो। तीसरा पॉइंट ओके खत्म करो। तीसरा पॉइंट में कोई पंचायती है, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड इन सर्टेन केसेस। ओके, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, पांचेड आंसर है। रिटर्न हुआ तो रिटर्न होना चाहिए, ओरल रहा तो ओरल। क्या ओरल भी एग्रीमेंट चलेगा? ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी चलेगा? यस। क्या रिटर्न भी चलेगा? यस। लेकिन अगर कहीं पर लॉ में लिखा है कि रिटर्न ही होना चाहिए तो, और अगर वो रिटर्न नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, याद रखना। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। और जिसको अगर ये नहीं आंसर आ रहा है तो मैं बता दूं, ये अगर आप बोलोगे सर ये सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के बारे में लिखता हूं, मैं आपको बता रहा हूं ओके तुम चो में निकलोगे, क्योंकि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का जो भी आंसर लिखोगे आप सेक्शन 20, 21, 22 का रेफरेंस दोगे या सेक्शन 29 का रेफरेंस आएगा। आपको बता रहा हूं आगे, तो यूनिट 3 में आने के बाद मैं आपको लिंक करूंगा, तब तक हेडेक मत करना। ओके, भले ही अपन ने उस टाइम पे स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, याद है आपको? मैं 4-5 ऑयल में डील कर रहा हूं। ओके, आई एम डीलिंग इन कोकोनट ऑयल, आई एम डीलिंग इन सनफ्लावर ऑयल। ओके, मैंने तुझे प्रॉमिस किया आई विल बी सेलिंग यू 5 लीटर्स ऑफ ऑयल। कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। क्यों होगा वाइड? क्योंकि मीनिंग अनसर्टन है। ओके, अनसर्टन है, याद है ना मालिक? कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। पर सर्टेनिटी पर इसके लिए सेक्शन कौन सा लिखोगे? आप देखोगे तो सेक्शन है ही नहीं। ओके, और दूसरा चीज इधर जाके देखो, केस लॉ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके सेक्शन आगे यूनिट 3 में। समझ में आया? एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आएगा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, मेरे को नहीं लगता यहां पर भी मेरे को डिस्कशन कुछ करना है। ओके, क्या एग्रीमेंट परफॉर्म करने वाली पोजीशन होनी चाहिए? यस। ओके, अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा अपन आगे करेंगे यूनिट 4 में। ओके, जिसमें अपन बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ओके, तो एनीवे 5 पॉइंट अपन ने इधर डिस्कस किए, लेकिन इसमें से कितने याद रखोगे आप लोग? अभी देखो, अब तुम मेन लेक्चर छोड़ दो, अभी जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं इसमें से कितने याद रखने आपको? ओके, पहला टू पार्टीज एंड इंटेंशन, बात खत्म। लीगल फॉर्मेलिटी के लिए चिंता मत करिए और अगले दोनों छोड़ दीजिए। क्यों दोनों छोड़ देने का सर? कौन से? यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में। तो इधर खाली 2 केस स्टडी आपने आज टोटल याद रखनी चाहिए। कौन सी 2 केस स्टडी? बेल्फर वर्सेस बेल्फर, वो तो बेल्फर वर्सेस सोशल के लिए हुआ। दूसरा स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनला। तो आज का एजेंडा यूनिट 1 में से अपन ने क्या क्या निकाला? यूनिट 1 में से निकाला प्रपोजल, पहला निकाला एग्रीमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा निकाला एग्रीमेंट, तीसरा निकाला प्रॉमिस। एवरीबॉडी क्लियर? और ये निकालने के बाद अपन ने उसके पढ़े एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और जिसके अंदर अपन ने 6 और 5, 6 पॉइंट पूरे सेक्शन 10 के पॉइंट्स है, और 5 पॉइंट में से सिर्फ कौन से याद रखोगे आप? 2, बाकी गया तेल लेने। यानी अब अगर कोई बोल रहा है मैंने क्या उड़ाना चाहिए, क्या उड़ाना चाहिए, क्या उड़ाना चाहिए, पूछ रहा था ना कोई, ऑनलाइन भी पूछ रहा था ना पंटर, सर क्या उड़ाना चाहिए? तो अब मैं आपको ये बोल सकता हूं, इधर से पॉइंट 3 ये रीड करके इग्नोर कर सकते हो, पॉइंट 4 ये उड़ा भी सकते हो, पॉइंट 5 उड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इधर से कुछ भी नहीं आएगा, ये इधर से लिखना भी नहीं है तुम्हें। सर ये हमें आंसर ऐसा पूरा लिखने को आया तो ऐसा 11 पॉइंट, ये मैंने क्या बोला कब आएगा मालूम है? ये बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस है, आरटीपी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एग्रीमेंट, तब जाके आप 11 पॉइंट लिखोगे। लेकिन भंगार है, इतना बड़ा नहीं आने का, और इतना बड़ा आया तो छोड़ देने का, दूसरा क्वेश्चन लिखने का। ओके मालिक, तो टेक केयर मालिक, थैंक यू, हasta la vista, एंड अपन मिलते रहेंगे मालिक 12 बजे, या तो मैं मिलूंगा नहीं तो कौन मिलेगा? तो दोनों मिलेंगे मालिक। सी यू, टेक केयर, बाय ऑनलाइन पंडर लोग।